जो आपके सवाल हैं, जिसके जवाब जानने से आपके लिए आसानी होगी बीमारी से बाहर निकलने के लिए, उन्हीं सवाल पे हम आज बात करेंगे। जो भी यहाँ पे हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे हो रही है, और वो रिकॉर्डिंग भी, अब और चेयर की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, जो आए बस आगे बैठ जाए और कोई हलचल ना ही करे तो अच्छा है। नहीं नहीं, हाँ तो अब आप, तभी मैंने सब कुछ उतर दिया। हाँ आप खुद भी बैठ जाओ कहीं। जी। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब तक मन में डर है तब तक हमारे लिए ठीक होना बड़ा मुश्किल है, और डर तब तक रहता है जब तक कि सही जानकारी, नॉलेज ना हो। अगर सही जानकारी हो, सही नॉलेज हो, तो डर भाग जाएगा। डर भाग जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। यही हमने देखा है। कौन ठीक हो सकता है, कौन ठीक नहीं हो सकता? याद रखिए, वो वाली चीजें ठीक नहीं हो सकती जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो स्किन का रंग है, इसी रंग के साथ मैं पैदा हुआ हूँ। अगर बोलूं कि इसको सफेद कर दो या इसको और काला कर दो, तो वो नहीं हो सकता। तो जो जिन चीजों के साथ आप पैदा हुए हैं उनको हम नहीं बदल सकते, लेकिन पैदा होने के बाद जो चीज ठीक थी वो गड़बड़ कर दी आपने या हो गई, वो सारी ठीक हो सकती है। तो जब भी आप ये सोचें क्या मैं ठीक हो सकता हूं या मैं ठीक नहीं हो सकता हूं, तो पहले अपने आप से पूछें क्या मैं इसके साथ पैदा हुआ था। मान लो कोई ऑलरेडी ब्लाइंड पैदा हुआ है, तो उनको हम नहीं ठीक कर सकते, एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो सकते। मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जो ब्लाइंड था नहीं, अंधा था नहीं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय में अंधा हो गया, तो वो ठीक हो सकता है। कोई भी ऑर्गन ऑफ बॉडी का अगर तो पैदा होते वक्त वो ठीक है, तो उसको दोबारा भी ठीक किया जा सकता है। और पैदा होते वक्त अगर उसमें कोई गड़बड़ी थी, तो मान लो बालों का रंग काला है, मैं उसको भूरा करना चाहूं, तो वो नहीं हो सकता, भूरे वाले का काला नहीं हो सकता। लेकिन अधिकतर बॉडी के अंदर के जो अंग हैं वो रिकवर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं और कैसे नहीं हो सकते हैं, कहाँ पे हम फंसते हैं, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद आपके दिमाग में जो चिंताएं हैं वो चली जाएंगी। चिंता जाना जरूरी है। इसको समझाने के लिए दो तरह के पेशेंट हमारे पास ज्यादा होते हैं, एक तो कैंसर के होते हैं, उससे ज्यादा क्रोनिक किडनी डिजीज के होते हैं। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी के लिए, हर तरह के पेशेंट के लिए। इसको ध्यान सुने, समझे, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या नहीं करना चाहिए। आपके सामने अभी जो आप देख रहे हैं ये स्लाइड है, इसे कहते हैं बायोप्सी। बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं आपके बॉडी के, ब्लड टेस्ट होते हैं, या हार्ट रेट चेक करते हैं, बीपी मेजर करते हैं, ब्लड शुगर मेजर करते हैं, कई सारे तरह के टेस्ट, स्कैनिंग करते हैं, उससे कई सारे आंकड़ों में पहुंचते हैं। जितने सारे टेस्ट होते हैं उन सारे टेस्ट में सबसे जो ऊंचा स्तर दिया गया, ये तो बहुत परफेक्ट टेस्ट है, वो है बायोप्सी। बायोप्सी होता है कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, कैंसर के बहाने बोलते हैं, कैंसर के की है कि नहीं ये ढूंढना है तो बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी क्या होता है? सिंपल, जहां पे आपको दर्द है, जहां पे आपको घाव है, जहां पे आपको दिक्कत है, वहां से एक छोटा सा टुकड़ा बोलते हैं हम लेंगे, और वो छोटा सा टुकड़ा लेके उसका स्लाइड बन जाता है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये जो स्लाइड है, इसी स्लाइड को एक डॉक्टर देखता है जिसने इसकी पढ़ाई की, और देख के बोलता है कि ये नॉर्मल है, ये कैंसर है, या अबनॉर्मल है। उसने जो ऐलान कर दिया वही आपका फ्यूचर बन गया। तो जब भी आपको कोई बोलता है तो कैंसर है, तो वो एक डॉक्टर बोलता है, इस पैथोलॉजिस्ट इसको देख के। और ये कैसे बनता है? आपके बॉडी से एक टुकड़ा निकाल के। ये है, इसे कहते हैं बायोप्सी। लेकिन जो डॉक्टर ने बोल दिया आपको कि इसको देख के ये कैंसर है, वो लिखा हुआ आ गया बायोप्सी में कि कैंसर है, तो क्या इस पे हम विश्वास कर सकते हैं? क्या ये रिलायबल है? ये एक सवाल है। उसने जो बोला क्या इसको हम मान लें? क्योंकि मान लेंगे तो उसके हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। उसने जो बोला वो कितना चांस है कि वो गलत बोला है सही बोला? इस पे एक रिसर्च हुई, बहुत बड़ी रिसर्च। उसमें ये जो स्लाइड है, यही स्लाइड लेके 800 अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को दे दिया जो आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, और बोला कि इसको देख के बताओ ये कैंसर है कि नहीं। उसमें से जब देखा, करीब 33% ने बोला कि ये तो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल, कैंसर नहीं। करीब 40% ने बोला कि भाई ये तो एबनॉर्मल है, और 19% ऐसे भी निकल आए जिन्होंने बोला कि ये तो कैंसर है। तो तीन अलग तरह, कुछ लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, वो एक अलग कैटेगरी होगी। तो आपको कैंसर है या नहीं है, वो निर्भर करता है कि आपका वाला स्लाइड कौन से वाले पैथोलॉजिस्ट के पास जा रहा है।
आप ये बात समझ लें कि ये जो कैंसर बोल दिया गया तो पत्थर की लकीर है, वो नहीं है, वो हो भी नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम में से हर एक के बॉडी में कैंसर के सेल होते ही हैं। अगर मैं बोलूं कि ये राजू जी, मैं इनको जानता हूं, हमारे मित्र हैं, कि आपको कैंसर है, तो वो झूठ नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे कैंसर है, तो वो भी झूठ नहीं होगा, क्योंकि कैंसर सेल के बिना कोई इंसान होता नहीं है। हम में से 100% लोग, 100%, 99% नहीं बोल रहा, 100% जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, उनके थायराइड यहाँ पे कैंसर होता है। अगर अभी मेरा यहाँ से कोई बायोप्सी कर ले, आपका कर ले, जो 40 साल से ऊपर है, सबका कैंसर निकलेगा। लेकिन वो जो कैंसर है वो हमें कभी तंग नहीं करेगा, उसकी वजह से हम मरने नहीं वाले। तो कैंसर का मतलब कि हम मरने वाले जरूर नहीं, वो चुपचाप बैठा रहेगा कछुए की तरह। जब कछुआ यहाँ होता तो हमें तंग नहीं करता, एक जगह बैठा था सालों साल, वैसे ही वाला कैंसर। लेकिन अगर कोई गलती से टेस्ट कराने चला जाए, तो उसका कैंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। फिर बोला कैंसर है, अब क्या करूं? बोलेगा आप तो रेडियोलॉजी, रेडिएशन कराओ, कीमोथेरेपी कराओ। आप भी सोचेंगे कैंसर था, ये तो कराना पड़ेगा ना। गलती क्या की इन्होंने? जाके टेस्ट करा लिया, ये गलती। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट 70% मेल इंक्लूडिंग मी 40 साल से ऊपर के प्रोस्टेट में कैंसर मिला। 40 साल से ऊपर के कम से कम 40% महिलाओं के ब्रेस्ट में कैंसर मिलेगा। लेकिन वो कैंसर आपको तंग नहीं करेगा, उसकी वजह से मरेंगे नहीं आप। वो किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं आने देगा, वो चुपचाप बैठा है, डायग्नोसिस में आएगा। तो डायग्नोस्टिक अपने आप में एक बड़ी, मतलब फ्रॉड मैं बोलूंगा इसको, कि डायग्नोसिस बायोप्सी मत कराइए। वो इसलिए, अगला स्लाइड, कि डायग्नोसिस जो है बायोप्सी वाला, वो बड़ा खतरनाक है। बायोप्सी से कैंसर होता है। जब भी आपके बॉडी से कोई टुकड़ा निकाल के लेते हैं, तो वो टुकड़ा निकालने का जो प्रोसेस इस तरह से होता है कि वही कैंसर पैदा कर देता है। जितनी सारी बातें मैंने बताई अभी, ये वो बातें हैं जो डॉक्टर इसके विपरीत बताता है। बायोप्सी से कुछ नहीं होता, ये तो डायग्नोसिस के लिए अच्छा है, ये फुल प्रूफ है, और मैं उसका उल्टा बता रहा हूँ। किसकी बात माने? आप उसी की बात माने जो सबूत दे, चाहे वो कोई एक ही इंसान क्यों ना हो। सबूत के लिए इस हॉस्पिटल में किताब है, रैबिट टॉर्टॉइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। आपको या तो दे दी गई होगी, जिनको नहीं दिया तो वो मांग लें, तो आप, हम पेशेंट को देते हैं फ्री में। तो उसमें सारे एविडेंस, सबूत, वो सबूत इसलिए हैं ताकि जिसने आपको बायोप्सी करने बोला था उसके पास ले जाइए कि ये किताब में लिखा झूठ है क्या। वो झूठ नहीं बोल पाएगा उसको। ये किताब की बात कर रहा हूँ। तो जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो इस किताब में ऑलरेडी है, और ये किताब हमारे पेशेंट्स रिसेप्शन से ले सकते हैं। अगर उनको नहीं मिली है तो वो पढ़ सकते हैं, किसी को रेफर करा के दे सकते हैं। तो पहला ये कि जो दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक माना जाता है, एक्यूरेट, वो डायग्नोस्टिक एक सबसे ज्यादा बड़ा धोखा है। बायोप्सी ना केवल बॉडी में पेन क्रिएट कर देता बड़ी तेजी से, बायोप्सी से 0.01% हर 1000 में से एक इंसान बायोप्सी कराते हुए मर जाता है। तो कभी भी किसी को बायोप्सी नहीं करना, क्योंकि उससे कैंसर बनता है और कैंसर फैलता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये लाइव भी अभी चल रहा है, इसकी एक रिकॉर्डिंग की लिंक आपको दे देंगे, ताकि इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार सुने। बायोप्सी करा के आप एक ट्रैप में, ट्रैप समझते हैं, ट्रैप में आप फंस जाते हैं। बायोप्सी कराने की वजह से कैंसर है, कैंसर है तो बायोप्सी डायग्नोस नहीं कर रही है, क्रिएट कर रही है। मान लीजिए अच्छी तरह से, नहीं मान सकते तो ये किताब पढ़ लीजिए। फिर भी आपको अगर विश्वास नहीं तो आप उसी डॉक्टर के पास जाइए जिसने आपको बोला बायोप्सी कराई, उसे बोलिए ये गलत है क्या, राइट। तो अब आता है कि आजकल पिछले 20 साल से हो गया कि 3rd स्टेज कैंसर हो गया, 4th स्टेज कैंसर हो गया, एक पेट स्कैन करने बोलते हैं डॉक्टर। पेट स्कैन, पेट स्कैन में क्या होता है कि आपके बॉडी में एफडीजी, फ्लोरोडाइऑक्सी ग्लूकोज, एक तरह का केमिकल, फ्लोरोडाइऑक्सी ग्लूकोज, राइट, एक तरह का रेडिएशन, रेडिएशन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ग्लूकोज मतलब शुगर ग्लूकोज से बाइंड करके। रेडिएशन आप याद की रखिए, 8वीं जिन्होंने पढ़ी है, आपने पढ़ी होगी, रेडिएशन हमारे बॉडी में कैंसर क्रिएट कर देता है। सबने पढ़ी 8वीं में, राइट, आज भी पढ़ी। जो चीज आपके बॉडी में कैंसर क्रिएट कर सकता है, कर देता है, यहाँ हमने 8वीं में पढ़ा है, रेडिएशन कैंसर क्रिएट करता है, 8वीं की क्लास टेक्स्ट बुक में है। वही चीज आप बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि उसको डाल के तभी ये पेट स्कैन होगा। तो आप कैंसर क्रिएट कर रहे हैं ना, रेडिएशन डाल रहे हैं। और जब वो डॉक्टर बोलता है मैं पेट स्कैन तभी करूंगा जब आप साइन कर देंगे कि इसके करने से मेरी मृत्यु हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन क्यों करा रहे हैं? खतरा तो है। ऊपर से उसी में लिखा रहता है कि जब आप पेट स्कैन कराएंगे 1 हफ्ते तक कोई ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन से मत मिलिए जो रिसेंटली प्रेग्नेंट है।
क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में रेडिएशन घूम रहा है, आपके रेडिएशन से वो जो प्रेग्नेंट वुमेन या छोटे बच्चों को कैंसर हो सकता है। समझ रहे हैं आप? अगर आपके बॉडी के अंदर घूम रहे रेडिएशन जो पेट स्कैन की वजह से आपने कराया था, दूसरा इंसान को अगर कैंसर हो सकता है, संभावना आपने साइन करके दिया, तो क्या आपको कैंसर नहीं हो सकता उस चीज से? समझिए इस बात को। आप खुद ही तो साइन किया, आपने खुद ही उसको पढ़ा, फिर आप बोलते हैं मैं कैंसर पेशेंट कैसे बन गया? तो कैंसर पेशेंट तो आपने अपने आप ही साइन किया ना। तो अब पेट स्कैन के नतीजे पे आते हैं। पेट स्कैन इस तरह से दिखता है। तो इसमें ये सोचा गया है, एजम्पशन ये है, एजम्पशन ये प्रूवन नहीं है, एजम्पशन है कि हमारे बॉडी के कुछ सेल हैं जो ज्यादा भूखे हैं, ज्यादा शुगर खाएंगे। बॉडी के सारे सेल शुगर पे ही जिंदा है, कुछ ज्यादा खाएंगे। तो ये मान लिया गया है कि जो सेल ज्यादा शुगर खाएंगे उसे हम कैंसर सेल बोल देंगे। कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा शुगर खाएगा? वो जो एफडीजी डाला था, फ्लोरोडाइऑक्सी ग्लूकोज, उस वो जहां पे इकट्ठा हो जाएगी, वो कैमरे से फोटो खींचेंगे तो वहां चमक ज्यादा आएगी, क्योंकि वो रेडिएशन है। जहां पे चमक ज्यादा आएगी तो यानी कि यहाँ भूखे सेल ज्यादा है। जितनी जगह पे चमक होगी हम पेशेंट को बोल देंगे उतना स्टेज कैंसर है। यहाँ कितनी जगह चमक दिख रही है? 3, तो बोलेगा आपको तो 3rd स्टेज कैंसर है। पेशेंट, वो जो आदमी बोलेगा कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ तो दिक्कत है ना। तो इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, वो इस रिपोर्ट पे भरोसा कर रहा है। मान लो मैं किसी भी इंसान का आंसू ले लूं, एक बूंद, और आपको दे दूं एक बूंद आंसू, बताइए ये आंसू दुख के आंसू खुशी के आंसू है? क्या दुनिया का कोई टेस्ट है जो बता सकता है दुख के आंसू खुशी के आंसू? कौन बता सकता है? वो इंसान बता सकता है जिसके खुद के आंसू हैं। मान लो आपको दर्द है, सिर दर्द है, कौन सा टेस्ट बता देगा आपको सिर में दर्द है? आप खुद बताएंगे ना मुझे सिर में दर्द है, राइट? तो अगर टेस्ट इतने रिलायबल है तो सिर दर्द डॉक्टर बताना चाहिए, आपको लगता है सिर में दर्द है, वो तो है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बॉडी भी सिग्नल देती है। अगर आपको कोई बीमारी है तो सबसे पहला सिग्नल बॉडी देगी। अगर बॉडी में कोई सिम्टम या डिस्कम्फर्ट या तकलीफ नहीं है, तकलीफ वर्ड याद रखिए, तो कोई बीमारी नहीं है, फिर चाहे पेट स्कैन कुछ भी बोले। ये जो पेट स्कैन है, पब्लिकली मैं बोल रहा हूं, इस किताब में मैंने साबित किया हुआ है, लिखा हुआ है, जो आपको मिल जाएगा, वो नहीं मिला, कि पेट स्कैन एक धोखा है आपको कैंसर के जाल में फंसाने के लिए। ये बहुत ही क्लियर है। पेट स्कैन से ये नहीं पता चलता कि कैंसर है या नहीं है, पता नहीं चल सकता। ये एजम्पशन है कि जो सेल ज्यादा खाना खाएगा वो कैंसर सेल मान लिया जाएगा, ये एजम्पशन पे बेस्ड है। ठीक उसी तरह से कि जो बच्चे ज्यादा खाना खाते हैं वो ज्यादा शैतान है, हम आप मान ही लिया। अब कैसे पता चलेगा कौन शैतान बच्चे? तो आप सिर्फ ये देख रहे हैं कौन ज्यादा खाना खा रहा है। ये हो सकता है कि जो ज्यादा खाना खा रहा है वो शैतान भी हो, एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है जो कम खाना खा रहा है वो भी शैतान हो सकता है ना। तो इस तरह से एक एक मनगढ़ंत एक डेफिनेशन दे दिया कि जो ज्यादा खाना खाएगा सेल बॉडी के, वो ज्यादा वही कैंसर सेल है। अब मैं पिछले कुछ 1 घंटे से बोल रहा हूँ लगातार, तो मेरे जॉस यूज हो रहे हैं। अब मेरा पेट स्कैन होगा तो चमक यहाँ दिखाई देगी, तो बोलेंगे आपको ओरल कैंसर। मैं बोलूंगा मुझे तो कोई दर्द नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हो जाएगी जब अगर आप कुछ इलाज नहीं कराएंगे, कीमोथेरेपी अभी कराना पड़ेगा, लिख के दे दो। वो ऐसे डरा देंगे, वो डर का व्यापार तो है ही। कीमोथेरेपी जो है, रेडिएशन जो है, वो कैंसर को क्रिएट करता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, अगले 1 मिनट में विश्वास हो जाएगा। सिर्फ इतना करेंगे आप इस लेक्चर के बाद, कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है ये जानिए, खुद ही जानिए। आपको हैरानी होगी, कीमोथेरेपी का आविष्कारक है हिटलर। हिटलर का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप हुआ करता था, जिसमें इंसान को बंद करके गैस चैम्बर, जैसे कहते हैं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड गैस चैम्बर, कि इंसान को एक दिन में नहीं मारना है, उसको उसकी इम्यूनिटी को खत्म करके ओवर पीरियड ऑफ मंथ धीरे धीरे मारना है। तो उसमें हिटलर ने मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट किया था। वही वाले एक्सपेरिमेंट का नया नाम है कीमोथेरेपी। आप मुझ पे बिलीव मत कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए। आप सिर्फ इतना लिखिए कीमोथेरेपी आया कहां से, उसका आविष्कारक कौन है, हिटलर, मिल जाएगा आपको। सिर्फ आपके पास मोबाइल है, बटन है, दबा के देखिए। तो हिटलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वही एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर हो रहा है, केमिकल थेरेपी। आप गौर करेंगे, अगर इनमें कोई कैंसर पेशेंट बैठा है, जब वो कीमोथेरेपी से पहले वो फिर भी स्वस्थ था, कीमोथेरेपी जैसे ही होना शुरू हुआ वो बीमारी के चुंगल में फंस गया, वो एक्चुअली बीमार पड़ गया। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो है ये कोई थेरेपी नहीं है, थेरेपी है नहीं। इससे कोई ना तो कैंसर रुकता है, ना कैंसर ठीक होता है, ना कैंसर की पॉसिबिलिटी कम होती है, कुछ नहीं होता, इससे कैंसर बनता है।
अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ क्या इसको सबूत है? सबूत है, इस किताब में डाल दिए सारे सबूत, देख लीजिए। राइट, जब भी कोई डॉक्टर बोले आपको कीमोथेरेपी कराना है तो उससे भी सबूत लीजिए। क्या क्या कीमोथेरेपी कराने से मैं ठीक हो सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ हो सकते हैं। सबूत दिखाओ ना। मैं तो दिखा रहा हूँ ना, आप सबूत को मानिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कीमोथेरेपी आप कराते हैं, आप रेडिएशन कराते हैं पेट स्कैन को बेस मान के, तो ये बनाई इसलिए है ताकि आपको डरा के समझा दिया जाए कि आप तो बीमार हैं, देखो ना यहाँ बता रहे हैं। फिर आप मान जाएंगे और फिर आप कीमोथेरेपी कराएंगे, कीमोथेरेपी से आप रियली ट्रू पेशेंट बन गए। अभी तो आप नकली पेशेंट थे ही नहीं, लेकिन आप असली पेशेंट बन जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको बहुत अंडरस्टैंड करना है। ब्रेस्ट मेमोग्राम की 40 साल के बाद हर महिला को साल में एक बार ब्रेस्ट मेमोग्राम करना है। मेमोग्राम में क्या होता है इसको समझ जाने के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, आइए बैठिए, आप सिर्फ इतना समझ जाइए। एक संतरा लीजिए, संतरा तो है मिल जाएगा आपको, संतरे को अच्छी तरह से दबाइए, जितना दबा सकते हैं, फिर छोड़ दीजिए। एक और संतरा लीजिए, उसको दबाइए मत, ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक हफ्ते बाद अगर जब जाएंगे, कौन सा वाला संतरा सड़ा मिलेगा, पहला या दूसरा? जिसको दबाया हुआ है ना। क्यों? क्योंकि अंदर के सेल सारे अपने तोड़ डाले हैं। जो मेमोग्राम है वो यही तो कर रहा है, ब्रेस्ट को ऐसे दबा रहा है कि सारे सेल टूट रहे हैं, आपको दर्द भी भयंकर हो रहा है। तो वो कैंसर बनाने के तरीके हैं, डायग्नोस करने के तरीके नहीं है। उसके एविडेंस मैंने डाल दिए हैं इसमें। राइट, और ये लाइव इस वक्त चल रहा है ऑनलाइन। तो ये कोई कमरे में, बंद कमरे में कुछ आपको गुट्टी नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी प्रूवन है। राइट, और ऐसा नहीं होता तो ये किताब लास्ट ईयर मैंने 1 साल हो गए लॉन्च किए हुए, तो अभी तक मैं यहाँ नहीं होता, मैं किसी जेल में होता। तो मैं बता रहा हूँ कि जो आप कभी भी एक बात याद रखें, कैंसर के नाम पे कोई भी डायग्नोस्टिक नहीं कराएं, चाहे वो बायोप्सी है, चाहे पेट स्कैन है, चाहे मेमोग्राम है, क्योंकि ये डायग्नोसिस के बहाने आपके बॉडी में ऐसे बदलाव करेंगे जो कि कैंसर की तरफ होगा, पेनफुल होगा, और उसके बहाने कीमोथेरेपी, रेडिएशन, जो कि कैंसर के बनाने के थेरेपीज हैं, टेक्निक्स हैं, ना कि हिटलर ऐसे ही करते थे, उसी से ही इलाज है। तो मैंने देखा हमारे हॉस्पिटल जो पेशेंट आते हैं, ज्यादातर पेशेंट इस ट्रैप से, असली कैंसर वाले नहीं आते, नकली आते हैं, जो बनाया गया, हॉस्पिटल ने बना दिया उसको, अब वो फिर यहाँ पहुंच गए। तो करना क्या, उस पर आता हूँ मैं, उससे पहले अगला स्लाइड नेक्स्ट। आप ये समझिए कि पहले तो डायग्नोस्टिक्स से बचिए आप, किसी भी तरह का। मैंने कैंसर की बात की, जितने तरह के डायग्नोस्टिक जो आपके पास मैं देख रहा था, इतने बड़े पौधा लेके आप आते हैं, वो सारे डायग्नोस्टिक आपके लिए ट्रैप हैं। उसको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल देखिए, नॉर्मल, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कैसे पता आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? और वो उतना नहीं होना चाहिए, कैसे पता आपको? ये आपके सामने है, 1978 से पहले तक 300 तक कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल माना जाता था। फिर 1998 आते आते उसको 300 की जगह 250 कर दिया गया, 240 कर दिया गया, फिर 200 कर दिया गया। आज किसी भी 40 साल से ऊपर के इंसान को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो ऐसे ही खा लो, यही ना। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, क्या क्या कोलेस्ट्रॉल के जो ब्रैकेट है उसको कम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो कम होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स, जो पेशेंट नहीं है, नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल यूजर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई है उसका इतिहास भी आप देखें, वो कहाँ से आया था? वो चाइना से आया था। वो चाइना से आया था, और उससे एक्सीडेंटली ये पता चल गया ये खाने से बॉडी का एक आंकड़ा कम कर सकते हैं। उस आंकड़े को कोलेस्ट्रॉल जो है, याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी न्यूट्रिएंट है। एक अंडा लीजिए, अंडा, आप अंडे को एक वातावरण देंगे तो मुर्गी, अंडा से मुर्गी बन जाती है ना। अंडे में ऐसा क्या है कि उसके अंदर से जिंदगी निकल आती है? सोचा कभी? वो टेस्ट लैब में जाके देखेंगे तो अंडे में 68% कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से अंडे से मुर्गी बनती है। आपके बॉडी के जितने भी सेल्स बनते हैं, चाहे बाल है, चाहे ब्लड है उसके, या स्किन है, आउटर कवरिंग जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल का ही होता है। राइट, तो कोलेस्ट्रॉल जो कि आपके, जब आप पैदा हुए थे, या इवन एक अंडे से जब चिड़िया पैदा होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस चीज का कोलेस्ट्रॉल को, उसको आपने विलेन बना दिया पहले तो, और फिर उसको आंकड़े को भी, क्योंकि आप यहां बैठे हैं आज 2023, राइट, इसके आंकड़े को भी धीरे धीरे कम कर दिया। राइट, तो कोलेस्ट्रॉल की दवा खाना अपने आप को इंपॉर्टेंट कर देना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर देना, इनफर्टिलिटी कर देना, ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है,
समझा दिया गया कि बीमारी है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो मैंने अभी इतिहास बताया कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये इतिहास सारे के सारे एलोपैथिक डायग्नोस्टिक के लिए सारे। थायराइड 2003 तक 0.12 पॉइंट के से 6 तक नॉर्मल माना जाता था। अब अगर थायराइड को नॉर्मल क्या है उसको भी छोटा करते। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट राइट, 2003 तक 6 तक थायराइड TSH तो नॉर्मल है। अब क्या है 2003 के बाद 3 से नीचे ही नॉर्मल हो गया, यानी कि 3 से लेकर 6 के बीच में किसी का 5 2003 से पहले आता तो उसे नॉर्मल बोलते, लेकिन आज अगर किसी का 5 आ गया तो क्या बोलेंगे, अरे आप तो थायराइड के पेशेंट बन गए, आपको दवाई लेनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड यही है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ब्लड प्रेशर का भी ट्रेंड है। अगर आप बोलेंगे कितना ब्लड प्रेशर है आपका, नॉर्मल क्या होना चाहिए, ये निर्भर करता है किससे पूछ रहे हैं आप। WHO से पूछेंगे वो बोलेंगे 120/80, नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ से पूछेंगे वो बोलेंगे 120/80, कॉकरेन से पूछेंगे तो बोलेंगे 160/100, राइट। JNC 8 ज्वाइंट नेशनल कमेटी 8 से पूछेंगे तो बोलेंगे 150/90। तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, सबके अलग अलग आंसर होंगे। आपका कितना होना चाहिए वो निर्भर करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। गांधी जी का ब्लड प्रेशर था 200/100 हमेशा से। तो क्या वो बीमार थे, क्या वो एक्टिव नहीं थे, क्या उनको कोई दिक्कत थी, वो उनका नॉर्मल है। आपका जैसा रहता है वो आपका नॉर्मल है। जब भी आप कंपेयर करें अपने नॉर्मल से कंपेयर करें। नॉर्मली आपका 140/80 रहता है और एक दिन आपका 200/100 हो गया तो वो आपका एबनॉर्मल हो गया। आपको खुद से कंपेयर करना है। जिस तरह से अगर बोलूं नॉर्मली आपका शुगर साइज कितना होना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, सबका शुगर साइज मेजर कर लो और उसको मान लो यहाँ 100 लोग हैं, डिवाइडेड बाई 100 और एवरेज साइज आ गया 8, यानी कि एवरेज 8 साइज होना चाहिए। 8 साइज के सबके शू बना दो। अब कुछ लोगों के 8 साइज से ज्यादा बड़ा पैर है, भाई सर्जरी से काटना पड़ेगा तो एबनॉर्मल पैर हो गए भाई। तो आपको ये समझना होगा कि ब्लड प्रेशर का कोई एक आंकड़ा लेके नहीं बैठ सकते। नॉर्वे, अगला स्लाइड। नॉर्वे दुनिया का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लिविंग कंट्री है। यहाँ लोग 80 साल जिंदा रहते हैं एवरेज, सबसे बड़ा राइट लाइफ लॉन्ग होती है नॉर्वे में। जबकि नॉर्वे के ज्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर 150/90 है। जरा सोचिए यहाँ से एक डॉक्टर अगर नॉर्वे चला जाए क्या बोलेगा, अरे बाप रे सब तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, सभी को हार्ट अटैक पड़ जाएगा, ऐसा करो सबको दवाई देकर ब्लड प्रेशर नीचे कर दो, यही बोलेगा ना, राइट। तो ये कि ब्लड प्रेशर हाई होना, अभी मान लो यहाँ पे एक सांप आ जाए, सांप मैं देखूं तो डर जाऊंगा, अरे बाप रे, अब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे कितना आएगा, ज्यादा आएगा ना 200/100। तो क्या मैं पेशेंट बन गया। आप गौर करेंगे जैसे ही एक डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं, डॉक्टर बोलता है मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करने वाला हूँ, डॉक्टर को देखते ही सुनते ही आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है। डॉक्टर ने देखा बढ़ गया ब्लड प्रेशर, इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। अरे वो तो उसी की वो बोलेगा ना, आप भाई आप ही की वजह से बढ़ा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ब्लड प्रेशर जो है बॉडी का वो बदलता रहता है सराउंडिंग्स को देख के। बॉडी ने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, बॉडी को पता है कि डॉक्टर मतलब खतरा। जिस तरह से जीब्रा जंगल में जैसे उसको कुछ फुसफुस की आवाज आती है, लगता है कुछ शेर है, तो उसका हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ताकि उस ताकत को यूज करे फाइट एंड फ्लाइट। समझ रहे हैं आप। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है, वो किसी प्रॉब्लम के बारे में आपको दर्शा रहा है, देयर इज ए प्रॉब्लम, उसको एड्रेस करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर WHO की माने तो 120/80 लाओ, वो धीरे धीरे आंकड़े कम करते जा रहे हैं। अगले साल तक हो जाएगा 175 115/75, कम करते जाएंगे। एक टाइम आएगा वो इतना कम कर देंगे कि भाई वही इंसान हेल्दी है जो कभी जाके डायग्नोस्टिक नहीं करा रहा, ब्लड प्रेशर चेक नहीं करा रहा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो लोग ये सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हार्ट अटैक होगा, इसका विपरीत ही सत्य है। ज्यादातर हमने देखा है और ये लैंसेट में सबसे बड़े जर्नल में भी आया हुआ है कि जो जिनके ब्लड प्रेशर नीचे रहते हैं उनमें हार्ट अटैक के या कार्डियक इवेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनसे मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कहीं भरा है कि हाई ब्लड प्रेशर से कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, तो आपके दिमाग में ठूसा हुआ है एविडेंस, तो इसका विपरीत कहता है। लो ब्लड प्रेशर ज्यादातर तब होता है जब आप दवाइयां लेके रखते हैं, बिना दवाई के अपने आप बहुत लो ब्लड प्रेशर जाएगा नहीं, राइट। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, जिस चीज को आप ले रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, राइट। तो अभी जो जो बातें मैं बता रहा हूँ हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में, इसके लिए एक किताब है दैट इज कॉल्ड द फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, है यहाँ पे किताब,
ये किताब हम पेशेंट को देते हैं ताकि ये जो स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स के रेफरेंसेस किताब में है, और जो किताब हमने दिया, जो हमने बताया, इसकी जांच आप चाहे तो कहीं से भी कराइए, किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, ये सारे सबूत हैं। तो हमारे हॉस्पिटल्स में ये किताब आपको देते हैं, जिनको नहीं मिला वो ले सकते हैं। हार्ट के पेशेंट ये लेंगे, राइट, कैंसर के पेशेंट ये लेंगे, कैंसर की जिज्ञासा जिनमें है, पेशेंट तो उनको मानते नहीं है, राइट, जिज्ञासा जिनमें है, जिनको कैंसर बोल दिया गया है, वो ये लेंगे, और इसमें आपको वो आंसर मिलेंगे जो जिसकी वजह से आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब होता क्या है कि जब इस तरह के डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उससे ये साबित हो गया कि आप बीमार हैं, डायग्नोस्टिक से, वैसे नहीं है बीमार, तो ऐसे में दिल में ये धड़कन चलती रहती है, बाप रे मैं बीमार हूँ, मर जाऊंगा, बीमार हूँ, मर जाऊंगा, क्या होगा मेरा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, दिमाग कुछ नहीं चलता रहता है। ये जो चलने से क्या होता है, एक बात होती है, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये इसके बड़े होने से इसे बोलते हैं टेकेडोसोवो। टेकेडोसोवो मतलब एक तरह का मटका जिसके अंदर ऑक्टोपस जाता है, तो ऑक्टोपस के पैर खुल जाते हैं तो बाहर निकल पाता है। जापान में ऐसा करते हैं, उस नाम से इसका नाम टेकेडोसोवो रखा है, जिससे आपकी डेथ हो सकती है या बहुत बीमार पड़ सकते हैं। तो मतलब ये किसी भी तरह से अगर आपके मन में ये डर पैदा कर दिया जाए कि आप बीमार हैं, ऐसा अगर आपके मन में ये डर पैदा कर दिया जाए कि आप बीमार हैं, ये इस थॉट को लेके अगर आप जिंदा रहते हैं तो आप वाकई बीमार पड़ सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि हम लोग बीमार नहीं पड़ सकते, बीमार है नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि डायग्नोस्टिक को रेफरेंस ना माने, मैं ये बोल रहा हूँ डायग्नोस्टिक को देख के आप ना माने कि हम बीमार हैं। अभी आप में से कितने लोग मिले हैं, अभी आप भी मिले हैं, राइट, इधर अभी कुणाल मिला है, संजय मिले हैं, कितने लोग मिले हैं कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो हालत खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट। ये एक मेजर सवाल है कि नहीं? क्या आप में से किसी ने क्रिएटिनिन को देखा है कभी? जिस चीज को देखा नहीं है, आपको ध्यान है बचपन में जो काम हम मम्मा, बच्चा बोलता है मुझे वहां जाना है, मम्मी चाहती नहीं वहां जाए, तो मम्मी क्या बोलती है, वहां नहीं जाना, भूत है, भूत है, भूत है। जिस चीज को देखा नहीं उससे डराना बड़ा आसान है, और जब उसको देख लें भूत क्या है, जब अब पता चलता है वो तो बेवकूफ बनाया गया था, लेकिन बेवकूफ बन भी जाते हैं, राइट। तो क्रिएटिनिन एक भूत का नाम है जो आपने कभी देखा नहीं, राइट। तो जिस चीज पे देखा नहीं उस पर इतना भरोसा कैसे करते हैं आप, इसको जरा समझिए, राइट। तो आप में से जो लोग क्रिएटिनिन के बारे में लेके चिंतित होते हैं, वो आप अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ वो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्रिएटिनिन ज्यादा है तो उससे बहुत दिक्कत आएगी, यही दिमाग में है ना। तो इसी सवाल के जवाब के लिए सबसे बड़ा ट्रायल किया गया, ये ट्रायल आपके सामने है, और इसमें 5388 पेशेंट्स को रखा गया जिनके क्रिएटिनिन ज्यादा है और क्रॉनिक किडनी डिजीज के सिम्टम्स भी हैं। उनमें ये देखा गया, आपके सामने नतीजा है, जिनके क्रिएटिनिन कम था उनमें मृत्यु पहले हो गई। आप समझ रहे हैं, क्रिएटिनिन कम था तो मृत्यु पहले हो गई, जिनके क्रिएटिनिन ज्यादा था वो उनका लाइफ भी लंबी थी। ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट जो है ये किताब में डाला हुआ है, ये आप किसी को दिखा सकते हैं। तो क्या क्रिएटिनिन के बढ़ने से मृत्यु होने के चांस बढ़ जाते हैं किडनी पेशेंट में? द आंसर इज नो। लेकिन इसका उल्टा ही सही है, आंसर इज यस। सामने है ना ये, आप तो सबूतों को मानेंगे ना, किसी के बोलने में थोड़ी जाएंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन क्या बोल रहा है, सबूत क्या कहता है? सबूत तो यही कहता है कि क्रिएटिनिन के बढ़ने से मृत्यु दर बढ़ती नहीं है, किडनी पेशेंट में उनकी मृत्यु दर उल्टा घट जाती है, राइट। तो क्रिएटिनिन का बढ़ना सिर्फ ये बताता है कि आपकी किडनी और फेल होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्रिएटिनिन के बढ़ने के कई मायने हैं, सारे मायने आपको समझने होंगे, आज मैं समझाता हूँ सबूत के साथ, राइट। नेक्स्ट प्लीज। पहला, क्रिएटिनिन का बढ़ने का मतलब क्या है? जब भी आपके बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होता है, इंफेक्शन सभी को हो सकता है, खांसी जुकाम बुखार हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट, वो तो कोई बीमारी नहीं है, वो तो होना ही है साल में एक बार कम से कम। जब भी आपके दिमाग बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आएगा तो उस वक्त अगर क्रिएटिनिन चेक करेंगे तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारा बॉडी जो है, ब्लड जो है, ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएटिनिन बढ़ा देती है। क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। जिस तरह से अगर इन्फेक्शन होगा तो फीवर बढ़ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, तो टेम्परेचर कोई हमारा दुश्मन नहीं है, टेम्परेचर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बॉडी का, आपको पता ही है। ठीक उसी तरह से क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा अगर बॉडी में इन्फेक्शन होगा। तो अगली बार जब मेरे बॉडी में इन्फेक्शन होगा तब मैं अगर केएफटी रिपोर्ट कराऊं तो मैं भी किडनी पेशेंट कहलाऊंगा, लेकिन मैं तो कराता नहीं, ना ही आप लोग सब कराते हैं, कोई कोई कराता है, पहली बार।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके आसपास कोई ऐसा आदमी हो जो पहलवान हो, उसको लेके उसका केएफटी चेक कीजिए, उसका क्रिएटिनिन बढ़ा होगा। सारे पहलवानों का, जिसके बॉडी में ज्यादा मस्कुलर बॉडी होती है, जिसके बॉडी में मसल्स होते हैं ज्यादा, उसकी क्रिएटिनिन ज्यादा होती है। तो क्या वो उनका किडनी काम नहीं कर रहा? ऐसा तो है नहीं। तो ये दूसरा कारण है क्रिएटिनिन के बढ़े रहने का, कि उसकी बॉडी मस्कुलर होगी, उसकी बॉडी में ज्यादा मसल्स हो। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। तो उसको हम बीमारी का नाम क्यों देना चाहते हैं? एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं नॉनवेज खाने नहीं बोल रहा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट फिर भी कर सकते हैं एक दिन के लिए। आप अपना केएफटी रिपोर्ट कराइए, किडनी पेशेंट हो ना हो, सभी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लोग अपना केएफटी रिपोर्ट कराइए। केएफटी रिपोर्ट कराने के बाद आप खूब सारा मटन खाइए, खूब सारा पेट भर के खा लिया, उसके 2 घंटे बाद फिर केएफटी करा दिया, आपका क्रिएटिनिन दो चार पॉइंट ऊपर दिखेगा। तो क्या 2 घंटे के अंदर आपकी किडनी फेल हो चुकी है? फिर आप अगले दिन दोबारा केएफटी कराइए, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो क्रिएटिनिन जब भी बढ़ता है उसके कई मायने होते हैं, उसका एक ही मायना नहीं है कि उसका मतलब ये कि आपको किडनी फेल हो गया। चौथी बात, जो लोग स्टीरॉयड पे रहते हैं, ये स्टीरॉयड पे जो रहे हैं, उन सबका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्टीरॉयड के बैड इफेक्ट से बॉडी प्रोटेक्ट करना चाहती है अपने ब्लड को, तो क्रिएटिनिन बढ़ा देती है। तो स्टीरॉयड छोड़ दीजिए ना। पहली बात तो स्टीरॉयड किसी को लेना ही नहीं चाहिए, और लेंगे तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा, बॉडी विल प्रोटेक्ट, राइट। और उस बढ़े हुए क्रिएटिनिन को आप इन्फर करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो वो आपकी गलती है। पांचवी बात, कि कभी कभी किडनी खराब होता है तो भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो 5 में से एक बार ऐसा है कि किडनी खराब होने का इंडिकेटर है, और 4 बार ऐसा है कि वो इंडिकेटर नहीं है, वो कुछ और ही वजह है उसकी। क्लियर होगी? आपको कैसे पता चलेगा आपका जो क्रिएटिनिन बढ़ा है वो इनमें से कौन सी वजह है? उसका बड़ा सिंपल तरीका, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिए इसको। हमारे पास जब कोई किडनी पेशेंट आता है तो हम कैसे पहचानते हैं कि सही में किडनी पेशेंट है क्या? पहली निशानी किडनी पेशेंट की, उसके पैर हाथ इनमें सूजन होगी, स्वेलिंग। इतनी स्वेलिंग की ऐसे आंखों से देखा तो एकदम पता चल गई पैरों में स्वेलिंग, लेंस लगा के देखने की जरूरत नहीं है। तो ये पहली सबसे बड़ी निशानी की स्वेलिंग होगी, हाथों में होगी, पैरों में होगी, ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी, उनका जो यूरिन आउटपुट है, पेशाब है, पूरे दिन भर में आधे लीटर से कम होगा, आधे लीटर से कम। उनको बोलते हैं एक दिन का पूरा पेशाब आप एक इकट्ठा करो, तो वो आधे लीटर से कम है, तो ये दूसरी निशानी होगी। तीसरी निशानी, उनका ब्लड प्रेशर अनयूजुअली हाई, जो उनका वैसे नहीं रहता था पहले, 200/100, दवाइयों के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, ये हो गई तीसरी निशानी। चौथी निशानी, क्योंकि आपके बॉडी में पानी जमा हुआ है, तो आपका हार्ट, आपका लंग बहुत दबाव पड़ रहा है, तो आपको बार बार उल्टियां आएंगी, आपकी सांस लेने में दिक्कत आएगी, ये एक पांचवी निशानी। उसकी वजह से आपका बॉडी, किडनी तो काम कर नहीं रहा, तो बॉडी सोचेगा वो जो फ्लूइड है जमा है, जिसमें क्रिएटिनिन भी शामिल है, यूरिया भी शामिल है, यूरिक एसिड भी शामिल है, उसको बॉडी से बाहर कैसे फेंके? तो स्किन का रास्ता अपनाएगा, बॉडी स्किन से बाहर धकेलेगा, तो ऐसे में इचिंग भी होगी, खराश होगी, राइट। तो इचिंग बहुत ज्यादा है, प्लस पैर भी फूले हुए हैं, प्लस यूरिन आउटपुट भी कम है, प्लस ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, प्लस उल्टियों का बार बार उल्टी भी हो रही है। हाँ, ये क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट है, प्लस उसका क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ हो सकता है। तो आप जब भी अपने आप को आंकें, तो ये जो सिम्टम्स मैंने बताए, इन सिम्टम्स को जरूर देखें। कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि इनमें से कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसा अभी आपने बताया। इसका मतलब कि वो चिंता की बात नहीं है, हालांकि बढ़ा हुआ ना रहे तो ठीक है, लेकिन ऐसी भी चिंता की बात नहीं है, राइट। तो ऐसी भी चिंता की बात नहीं, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा और समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगला। बस ठीक है, ठीक है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये ट्रायल है, स्क्रीम ट्रायल, इसको समझें। हमें कुछ लोगों को डरा दिया गया, दो शब्द है, भयानक शब्द बना दिया गया, क्रिएटिनिन और दूसरा हाई पोटेशियम, पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, है ना। जो जिनको वो पांचों सिम्टम है या 5 में से 3 सिम्टम है, वो असली किडनी पेशेंट है। ये क्लियर हो गया आपको? असली क्लियर किडनी पेशेंट्स का पोटेशियम हमेशा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल, क्योंकि उनका जो बॉडी का जो केमिस्ट्री है दैट इज डिफरेंट। उनमें पोटेशियम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो 6 पोटेशियम मेरा रहता है और मैं किडनी पेशेंट नहीं हूं, तो मेरे हार्ट में फर्क पड़ेगा। 6 अगर किसी किडनी पेशेंट का रहता है तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी केमिस्ट्री अलग है।
तो किडनी पेशेंट का पोटेशियम का जो रेंज है वो नॉर्मल इंसान के पोटेशियम के रेंज से अलग है। नॉर्मल इंसान के पोटेशियम के रेंज से किडनी पेशेंट के पोटेशियम के रेंज को कंपेयर नहीं करना चाहिए। स्क्रीन ट्रायल, राइट, क्योंकि जब तक किडनी पेशेंट रहेंगे तो आपके बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट है, जब तक फ्लूइड डिपॉजिट है तो पोटेशियम थोड़ा हाई दिखाएगा ही, उससे चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन वो चिंतित होके आप उसकी वजह से अगर आप डायलिसिस कराएंगे तो वो खतरे, वो डायलिसिस अपने आप में एक डेंजरस प्रोसेस है जो हमारी किडनी को सही रूप में और डैमेज करती जाती है जितनी बार डायलिसिस कराएंगे। तो पोटेशियम के कुछ आंकड़े आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज, अगला। तो देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये हाई पोटेशियम पे एक जो ट्रायल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ट्रायल का जो, नेक्स्ट प्लीज, ये ट्रायल में ये ग्राफ बनाया कि जिन लोगों के किडनी पेशेंट्स में जिन लोगों के पोटेशियम ज्यादा होते हैं उनमें मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्या, इस पे है। तो आप देखिए ये पोटेशियम 3, 4, 5, 6, 7, और देखिए यहाँ पे ये लाइन है कि जैसे जैसे पोटेशियम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये मरने के चांस भी बढ़ता जा रहा है, ये मरने के चांसेस है ना। तो यानी कि इससे साबित हो गया पोटेशियम ज्यादा तो मरने के चांस ज्यादा, मोर्टिलिटी ज्यादा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन नीचे भी जा रही है कि जितना पोटेशियम बढ़ रहा है उतना मरने के चांस घट रहा है। ये लाइन कौन सी, ये लाइन है जिनका रंग काला है, नीग्रो, उन लोगों पे जब देखा गया किडनी पेशेंट में तो हाई पोटेशियम होगा तो उसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है, मरने के चांसेस कम है। सफेद लोगों पे, गोरे लोगों पे उल्टा है, जो अंग्रेज है, अंग्रेजों के लिए हाई पोटेशियम खतरनाक है, अफ्रीकन के लिए हाई पोटेशियम अच्छा है। क्या हम अंग्रेज हैं? नहीं है। क्या हम अफ्रीकन हैं? वो भी नहीं है। हमारे ऊपर कोई टेस्ट हुआ है? नहीं हुआ। तो हमारे ऊपर टेस्ट हुआ नहीं है लेकिन हम फिर भी अफ्रीकन की तरफ है। तो मैं ये कुल मिला के बताना चाह रहा हूँ, जब भी कोई बोलेगा पोटेशियम ज्यादा बढ़ गया है तो याद रखिए पोटेशियम ज्यादा बढ़ गया उससे मरने के चांस बढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि हमारे सिम्टम हर दिन अगर कम हो रहे हैं, जो सिम्टम्स हैं, तो आप ठीक डायरेक्शन में। हर दिन अगर हमारे सिम्टम और खराब होते जा रहे हैं तो आप गलत दिशा में। सिंपल, सिम्टम्स को पकड़ के रखिए, सिम्टम झूठ नहीं बोल सकते। आप इन आंकड़ों पे जाएंगे तो ये आंकड़े तो झूठ बोलते रहते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, ना तो हम इस पे फॉलो करते हैं ना उस पे फॉलो करते हैं। हमारा ट्रायल जब होगा तो उसका नतीजा आएगा तो तब देखा जाएगा। फिलहाल ये नतीजा कहीं नहीं है कि हाई पोटेशियम किडनी पेशेंट के लिए खराब होता है, ऐसा नतीजा कहीं नहीं है। ऐसा नतीजा है अंग्रेजों के लिए, जो अंग्रेज हैं उनके ऊपर जो ट्रायल है उसके ऊपर है। तो जब भी कभी कोई बोलता है डॉक्टर की हाई पोटेशियम से आपके मरने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है अमंग द क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, तो बोलिए दिखाइए कहाँ सा ट्रायल। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ ट्रायल, ये ट्रायल इस किताब में है, आप देख लीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, आप में से सब लोग, जो लोग पहले इस हॉस्पिटल से पहले किसी और हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने आपको बोल दिया होगा पोटेशियम, हाई पोटेशियम फूड नहीं लेना है, वो फूड जिसमें पोटेशियम होता नहीं लेना है, ऐसा बोला होगा ना। टमाटर नहीं लेना है, पालक नहीं लेना है ना, नारियल पानी नहीं लेना है, केला नहीं लेना है, एक लिस्ट दे दी हुई। क्यों? हाई पोटेशियम फूड लेने से आपका पोटेशियम बढ़ जाएगा, उससे आप मर जाएंगे, यही है ना। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? इस पे ट्रायल हुआ, इस पे भी ट्रायल हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रायल। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा ट्रायल। किडनी पेशेंट्स को हाई पोटेशियम डाइट दे दिया गया, खूब टमाटर खिलाया, खूब नारियल पानी पिलाया, खूब केला दिया, खूब पालक दिया, वही सारी चीज दिया जिसमें हाई पोटेशियम होते हैं। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकल गया कि उनका किडनी ठीक हो गया, उल्टा। ये रहा ट्रायल, राइट। जबकि जो लोग बोलते हैं हाई पोटेशियम फूड से किडनी फर्दर डैमेज होगी, क्या ऐसा कोई ट्रायल है? ऐसा कोई ट्रायल नहीं है, लेकिन उसका विपरीत का ट्रायल जरूर है, और ये आपके आंखों के सामने, और ये किताब मैंने दिया है। आप देखेंगे हमारे सारे हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल इंक्लूडिंग दिस, हम अपने पेशेंट को, किडनी पेशेंट को नारियल पानी भी देते हैं, केला भी देते हैं, खजूर भी देते हैं, पालक भी देते हैं, टमाटर भी देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई पोटेशियम डाइट अगर वो लेंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएंगे तो वो ठीक हो जाए, और ठीक होते हैं। हमारे हॉस्पिटल पेशेंट ठीक होते भी हैं, राइट। अब अगर आप सोचते हैं कि भाई हम टमाटर नहीं लेंगे, पालक नहीं लेंगे, नारियल पानी पीना छोड़ देंगे, केला छोड़ देंगे, तो क्या आप ठीक हो रहे हैं? तो ठीक हो जाना चाहिए था अगर लो पोटेशियम डाइट से ठीक होता है तो। याद रखिए भगवान का बना हुआ ज्यादातर फूड
हाई पोटेशियम फूड ही है। इंसान का बना ज्यादातर फूड लो पोटेशियम फूड है, हाई सोडियम। बिस्किट लो पोटेशियम है, पिज्जा लो पोटेशियम है, बर्गर लो पोटेशियम है, कोल्ड ड्रिंक लो पोटेशियम है। तो जब भी कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको लो पोटेशियम डाइट लेना है, एक्चुअली डॉक्टर बोलना चाह रहा है कि भगवान का बना कोई खाना मत खाना, इंसान का बना खाना खाना। जरा सोचिए, लॉजिक भी लगाइए थोड़ा सा अपना, कि भाई भगवान का खाना हमारे लिए जहर है और इंसान का बना फैक्ट्री खाना हमारे लिए अमृत, ऐसा हो सकता है कभी? राइट, आपकी समझ अगर कहीं काम नहीं करती, कम से कम इतना समझ लीजिए, भगवान ने जो भी फूड बनाया उसमें हाई पोटेशियम डाला हुआ है, इंसान ने जो भी फूड बनाया उसमें हाई सोडियम डाला हुआ है। राइट, तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि थोड़ा अजीब है। और जो ट्रायल के नतीजे भी तो आपके आंखों के सामने, या फिर आप हमारे पेशेंट को देख लीजिए, अभी ये हॉस्पिटल खुले 2.5 साल हो गए, तो यहाँ पेशेंट ठीक होते हैं। आप हमारे किचन में, आप तो हमारे पेशेंट हैं, तो आप देखते हैं कि रोज आप क्या खा रहे हैं। तो जिन चीजों से आप ठीक हो सकते हैं वही चीज आपसे हटा दी गई, फिर बोल रहे हैं कि भाई मैं बीमार क्यों। तो हम ये कर रहे हैं कि जिस चीज से आप ठीक होते हैं वो आपको वही देते हैं, हाई पोटेशियम डाइट। तो पोटेशियम इज नॉट योर एनिमी, पोटेशियम इज योर फ्रेंड। राइट, ये मानिए, ये आपको ठीक करता है, ये आपको ठीक रखता है। और ये नॉर्मल जो भगवान का बनाया फूड है, जो कुदरत का बनाया फूड है, उसमें मिलता है। कोई बोतल में आपको बोतल या कोई टॉनिक की जरूरत भी नहीं है इसमें। कुछ आंकड़े हैं, फिर भी हम कभी कभी उसको रेफर करते हैं। वो आंकड़े आपको मैं मेमोराइज कराना चाहता हूँ ताकि आप अपना खुद का डॉक्टर बने। इरादा ये है कि आप किसी हॉस्पिटल में निर्भर ना हो, ना ही आप हम पे निर्भर हो, खुद पे निर्भर हो। तो अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 250 का आंकड़ा याद रखिए। हाई बीपी है कि नहीं है? वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बीपी हाई और लो नाम की कोई चीज नहीं, जो आपकी बीपी है वो आपकी बीपी है, उसी से कंपेयर करना है। लेकिन फिर भी आपको एक आंकड़ा देखना ही है, खासतौर पे वो लोग जो दवाइयां ले रहे हैं। तो 250 आपका सिस्टोलिक ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ने के बाद 250 से नीचे अगर रहता है तो मामला बिल्कुल परफेक्ट ही है। मान लो 150/90 टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 240। तो ये नीचे है ना 250 से, तो यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड शुगर, फास्टिंग बोले या पोस्टपोंडेड बोले, अगर 250 mg पर डेसिलीटर से नीचे आपका ब्लड शुगर रहता है बिना किसी दवाई के, तो नॉर्मल ब्लड शुगर, आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एसीपी गाइडलाइन किताब भी यहाँ पे थी ना थोड़ी देर पहले, खैर एसीपी गाइडलाइन हम आपको दे देंगे किताब, ये किताब है यहाँ पे, ये किताब आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस किताब में एसीपी गाइडलाइन, छोड़ दो कोई बात नहीं है, एसीपी गाइडलाइन 2018 में गाइडलाइन को रिवाइज किया गया डायबिटीज के, और उसमें हमने 2015 में हमारी किताब लॉन्च हुई थी, लास्ट ईयर ऑफ डायबिटीज, उसमें हमने 250 का आंकड़ा बता दिया था। लेकिन उसके बाद ये गाइडलाइन आया 2018 में, और उसमें बताया कि 250 से तक नॉर्मल है। 8.1 या 8 याद रखिए, यहाँ तक अगर आपका HbA1c है वो नॉर्मल है, उसके ऊपर को डायबिटीज बोल सकते हैं। लेकिन जब ये आंकड़ा आया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डॉक्टर्स को बता दिया, ये आंकड़ा आप पेशेंट को नहीं बताएंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जो मैंने बताया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये गूगल में टाइप कीजिए, एसीपी गाइडलाइन फॉर डायबिटीज, ये टाइप कीजिए, आपको सारे अखबार के क्लिपिंग 2018 वाले मिल जाएंगे, मार्च अप्रैल में आया था कि डॉक्टरों को पूरा बताना नहीं, खबरदार कि नई गाइडलाइन आ चुकी है। क्योंकि अगर ये बता दिया तो ज्यादातर पेशेंट्स की बिना दवाई के ही ये आंकड़े से नीचे ही ब्लड शुगर रहने वाला है, यानी कि उनको पता चल जाएगा कि हम कभी पेशेंट थे ही नहीं, मूर्ख बना के हमें दवाई दी गई। और जब दवाई आप लेते हैं तो बॉडी को लत लग जाती है, तो दवाई लेते रहते हैं, ब्लड शुगर बढ़ता रहता है, फिर दवाई और बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर बढ़ता है, दैट इज अ ट्रैप। राइट, तो मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ साथ में सबूत भी दिखाता जा रहा हूँ, और वो सबूत आपको लिंक में जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से वेरीफाई करा सकते हैं, यूर फ्री टू डू इट। कोलेस्ट्रॉल पहले तो नापिए मत, लेकिन नापने का शौक है ही तो 250 का आंकड़ा याद रखिए, 250 से नीचे अगर कोलेस्ट्रॉल है तो सब कुछ सही है। तो 250 से ऊपर तो खतरनाक नहीं है, लेकिन 250 से ऊपर अगर कोलेस्ट्रॉल है तो सिर्फ इतना कीजिए कि कोलेस्ट्रॉल वाले फूड को मत खाइए। बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाता है और आप कोलेस्ट्रॉल खाते भी हैं, जितना बॉडी बनाता है उतना बॉडी उपयोग कर लेता है, लेकिन जो आप खा रहे हैं खाना जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो कई बार वो खाना एक्सेस में हो जाता है, तो वही हाई कोलेस्ट्रॉल है। हम ऐसा कुछ ना खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल है। कैसे पता चलेगा किसमें कोलेस्ट्रॉल है? भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत सिर्फ एनिमल को दिया है, प्लांट को नहीं दिया है। यहाँ एक प्लांट रखा है, प्लांट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। एप्पल प्लांट है कि एनिमल है? कोलेस्ट्रॉल नहीं है। काजू प्लांट है कि एनिमल है? प्लांट है ना, प्लांट से आया ना, जीरो कोलेस्ट्रॉल। जब भी आप कोई चीज खाएंगे तो बोलेंगे कि ये कहाँ से आया है, जानवर से आया है या ये पेड़ों से आया? अगर तो पेड़ों से आया, पौधों से आया,
तो जीरो कोलेस्ट्रॉल। अंडा, दूध कहाँ से आया? जानवर से आया ना, तो कोलेस्ट्रॉल है। तो इस हॉस्पिटल में भी आपने गौर किया होगा कि डेयरी प्रोडक्ट भी हम नहीं लेते, प्लांट बेस्ड सब कुछ। कोलेस्ट्रॉल आपके पेट में जाएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं तो कोलेस्ट्रॉल एक्सेस होगा ही नहीं कभी। तो ये छोटी सी बात समझनी है। जबकि इसका विपरीत, अगर दवाई लेकर कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश करेंगे तो आपके बॉडी में कई सारी बीमारियां आने लगेंगी। कई बार हमारे वियतनाम में मलेशिया में सेंटर है, वहां पे लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं, उनको बोलते हैं नॉनवेज मत खाना, तो वो बुरा मान जाते हैं। तो उनको हम बीच का रास्ता नेगोशिएशन कि यार थोड़ा बहुत खा लेना, वो जानवर खाना जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता हो। कैसे पता चलेगा? जितने ज्यादा पैर हैं उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। बकरी की 4 पैर हैं, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मत खाओ भाई। मुर्गी के 2 ही पैर हैं, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल है, खा लेना कभी कभी, ऐसे ही बोलता हूँ मैं। मछली के 1 भी पैर नहीं है, तो ये और कम कोलेस्ट्रॉल है, तो ये थोड़ा और ज्यादा खा सकते हैं कभी कभी, खाना ही है तो, राइट। एक इंसान ने बोला सांप के तो पैर ही नहीं, लेकिन सांप को अगर आप लेंस से देखें ना, उनके स्किन के नीचे माइक्रो पैर हैं हजारों, बहुत डेंजरस है। ऑक्टोपस के 8 पैर हैं, बहुत डेंजरस है। क्रैब कई सारे पैर हैं। तो मैं आपको एक अनुमान ये बता रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है। कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने इंसान को, एनिमल को दिया है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा जरूरत होती है अमंग ऑल द केमिकल टू द बॉडी, क्योंकि बॉडी के हर सेल के बनते वक्त उसका आउटर कवरिंग कोलेस्ट्रॉल का ही होता है। तो कोई हमारी दुश्मन नहीं है कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल एक दुश्मन है, ये कहानी कहाँ से आई? ये किसने पहले सोचा कि हम ऐसा बता देंगे ताकि कोलेस्ट्रॉल का व्यापार चल पड़े, और कोलेस्ट्रॉल जब लोग खाने लग जाएंगे दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई स्टैटिन जिसे बोलते हैं, तो कई सारी बीमारी आ जाएंगी, तो उनका धंधा भी चल पड़ेगा। ये पूरी कहानी अगर आपको जानना है सबूतों के साथ, तो ये कहानी की ये किताब है मेरे पास, ये इस लिंक में जाकर फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको आप एविडेंस को रीचेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। क्योंकि मामला है आपके लाइफ एंड डेथ का। आप क्यों किसी बात मान लेंगे? वही उसी की बात मानिए जो सबूत दे रहा है। जितने सबूत अभी तक दिए, आज तक आप हजारों हॉस्पिटल गए होंगे सब लोग मिलके, एक भी सबूत कभी किसी डॉक्टर ने दिया आपको? सिर्फ बोल दिया कीमोथेरेपी करा दो। हम आपको समझाना चाहते हैं कि क्या कराना है, क्यों कराना है, कैसे करना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आता है क्या करना है। अभी तक तो ये था क्या नहीं करना है, अब आता है क्या करना है। क्या करना है में सबसे पहला स्टेप है, नेक्स्ट प्लीज, टाइम एज मेडिसिन। जितनी सारी बातें मैंने बताई और जितनी सारी बातें मैं बताने वाला हूं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपके दिमाग में घुस जाए इसको। इसके लिए मैं वो बॉक्स में पेन है, हाँ ये पेन वाले बॉक्स, ये मैं चाहता हूँ कि ये ना जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है सबको एक एक बांट दिया जाए फटाफट। आपको खास मैं ये लेके आया हूँ, इसके अंदर पेन है, उसके माध्यम से मैं ये समझाऊंगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन क्या क्या करना है आज के बाद वो समझाने के लिए कुछ टूल्स हैं, ताकि आप खुद पे भरोसा करें, अपने आप पे निर्भर हो, खुद का डॉक्टर खुद बने, किसी और पे निर्भर ना हो। ये जिनके जिनके पास ये पेन आता जाए, ये पेन को खोल लीजिए, इस डब्बे को खोल लीजिए, इसके अंदर एक पेन निकलेगा, उसे निकालिए अपने हाथ में। ये पेन है, इसको खोलिए। अभी तक जो बातें मैंने बताई हैं वो बातें आपको कई कई बार इस ऑडियो वीडियो को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके पास दोबारा आ जाएगा। मैं जानता हूँ जैसे ही खत्म होगा फिर दोबारा कोई ना कोई बोलेगा मेरा क्रिएटिनिन तो बढ़ गया है। याद रखिए, क्रिएटिनिन बढ़ना कोई खतरा की घंटी नहीं है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया और साथ में कोई सिम्टम है तो खतरे की घंटी है। लेकिन फिर भी अगर आप एहतियातन मानते हैं कि खतरे की घंटी है और वाकई में आप क्रिएटिनिन कम करके ही मानेंगे, दम लेंगे, तो क्या क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये वो सारी बातें हैं जो जरूरी नहीं कि इस हॉस्पिटल में किया जाए, घर जाके भी कर सकते हैं और घर जाके ही करना चाहिए। आपके पास ये पेन आ गया है, ये लीजिए, ये लीजिए। इसका जो पन्नी भी निकाल के पेन हाथ में फटाफट ले लीजिए, ताकि हम समझाने का प्रोसेस फटाफट शुरू कर दें। अभी तक जो भी हमने समझा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने समझी कि डायग्नोस्टिक पे बिलीव ना करके
हमारा शरीर हमें अगर कोई बता रहा है उसमें बिलीव करना है, खास तौर पे क्रॉनिक किडनी डिजीज में। जब कोई बोलता है कि हमें कैंसर है या नहीं है, तो सिम्टम क्या है, डिस्कम्फर्ट क्या है? क्या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से या स्टूल से ब्लीडिंग पास हो रही है नाक से? क्या कहीं पे ऐसा दर्द है जो जा ही नहीं रहा, कोई ऐसा जख्म है जो भर ही नहीं रहा, कोई ऐसा ट्यूमर है जो बढ़ता जा रहा है? तो इसे अगर हम कैंसर मानेंगे भी, कि अगर ये कैंसर है भी एक पल को, तो क्या करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। सिमिलरली जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट असली वाले हैं, जिनके 5 सिम्टम मैंने बताए थे, सूजन या हाई ब्लड प्रेशर, एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट 500 ml से कम, हमेशा बोलते हैं किडनी पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल जाएंगे तो कि आप पानी कम पियो। आपके बॉडी में 70% तो पानी है, पानी कम पिएंगे तो आपका यूरिन आउटपुट बढ़ेगा कि घटेगा? और घट जाएगा ना। जबकि क्राइटेरिया ये है कि भाई 500 ml या 400 ml से ज्यादा हो तो आपका किडनी सही फंक्शन कर रहा है। तो पानी तो ढेर सारा पिएंगे तभी ये हो पाएगा ना। तो आप खुद ही समझिए कैसे जाल में फंसा दिया। जिस चीज से आप ठीक हो सकते हैं उसी चीज को बंद करा दिया, और फिर आपको बोल रहे हैं आप ठीक नहीं हो सकते, और मान भी रहे हैं आप, वो भी बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं। हम तो सबूत दे रहे हैं हर चीज का, आपके हाथ में ये आ गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें ठीक कैसे होना है। कैसे पता चलेगा हम बीमार हैं? उसका यही तरीका है कि डायग्नोस्टिक से नहीं पता चलेगा हम बीमार हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है, जैसे आपकी सांसें फूल रही हैं तो बीमार है, कहीं दर्द है जा ही नहीं रहा तो बीमार है, घाव भर ही नहीं रहा तो बीमार है, पैर सूजा है जिससे हमारे डे टू डे एक्टिविटी नहीं हो पा रही तो हम बीमार हैं, राइट? तो बीमारी की पहचान क्या है? कि हमारे डे टू डे एक्टिविटी में कुछ एक्टिविटी में बाधा हो रही है तो हम बीमार। बीमारी का ये डेफिनेशन याद रखिए कि क्या मैं कोई भी ऐसा काम है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी बॉडी उसे रोक रही है करने से, तो आप बीमार है, राइट? तो कोई सांसें थोड़ा चलने से भी ब्लड प्रेशर होती तो आप बीमार है भाई। एंजाइना हो गया, बड़ा दर्द हो रहा है तो बीमार है। पैरों में सूजन है तो आप बीमार है। जिनके पैरों में सूजन है, जो किडनी पेशेंट यहाँ ज्यादा है, तो उनको ध्यान रखना है कि आप जब बैठेंगे, जैसे यहाँ पे भी आप बैठे हैं, राइट? तो जैसे आपके पैरों में सूजन है तो आपको दोनों पैर ऊपर रखना है ऐसे, जब तक ये अब आता है हम क्या करना क्या नहीं करना है। इसको लीजिए, पैर लटका के नहीं बैठना उनको जब तक ठीक नहीं हो जाता। जब भी आप बैठें कहीं पे भी ऐसे बैठेंगे, ठीक है ना? और खड़े रहेंगे तो खड़े रहना नहीं है, बैठ जाना है। बैठे तो ऐसे बैठना है। या तो चल रहे हैं तो अलग बात है, जब चल रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा हाथ भी है, सेकंड हाथ, वो भी काम आ रहा है। लेकिन बैठे हैं तो पैर तो हिला नहीं रहे, तो आपको ऐसे बैठना है, राइट? तो अब टाइम एज मेडिसिन, ये पेन आपके हाथ में है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 24 घंटा दिया हुआ है, 12 रात के 12 बजे मिडनाइट से लेके स्केल दिया हुआ है अगले मिडनाइट तक। देख रहे हैं? लाइट और जल जाएगा, यहाँ पे लाइट जल जाएगा, जला दो, जितने लाइट है जला दो। आपको 24 घंटा मिडनाइट टू मिडनाइट टाइम स्केल दिया हुआ है। अब ये 4 रिंग है, इसमें FOD लिखा है, फूड। चारों रिंग को आपस में मिलाइए और FOD फूड बनाइए। फूड बन गया। चारों रिंग को मिला देंगे तो F, अगले में O, अगले में O, अगले में D। ये है टोटल फूड जो 24 घंटे में आप खाते हैं, ऐसा मान लेते हैं। इनमें से मान लो 7 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो F को 7 बजे के आसपास रख दीजिए। यहाँ 7 बजे जहां भी आपको दिख रहा है वहां रख दीजिए। लंच मान लो 2 बजे करते हैं या 1 बजे करते हैं तो लंच में O दोनों O को लंच के आसपास रख दीजिए, 1 या 2 बजे के आसपास। डिनर मान लो आप 9 बजे करते हैं रोज, तो डिनर डी को 9 PM के आसपास रख दीजिए। तो इस तरह से आपने रिंग को अपने टाइम के हिसाब से, जब आप नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, अपने 3 जगह पे डिवाइड कर दिया। तो ये आपकी पोजिशनिंग हो गई, अपनी अपनी, हर एक की अलग अलग होगी। कोई सुबह 6 बजे नाश्ता करता है तो रिंग F 6 बजे के आसपास रखेगा, ऐसे बन जाएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रूल है, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहा हूं। क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कब खा रहे हैं। ये रिंग जितना आप फैला देंगे उतना बॉडी में ट्यूमर और कैंसर फैल जाएगा, बढ़ेगा। मान लो किसी को मैं कैंसर पेशेंट जानबूझ के बनाना चाहता हूं, तो मैं सुबह 5 बजे उसको पहला ब्रेकफास्ट का कुछ ना कुछ खिला दूंगा, और रात के 12 बजे भी उठा के, 2 बजे भी उठा के कुछ ना कुछ लड्डू पेड़े खिला दूंगा, राइट? तो जितना ये रिंग को मैं फैलाऊंगा
खाने की क्वांटिटी बढ़ा नहीं रहा मैं, ना बदल रहा हूँ, सिर्फ खाने को फैला दे रहा हूँ, उतना हमारे बॉडी में कैंसर डेवलप होगा, फैलेगा। इसका उल्टा मान लो किसी की बॉडी में कैंसर है, तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स को, यहाँ भी यही करते हैं कि उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट 9 बजे करो और डिनर 6 बजे से पहले फिनिश कर लो। यानी कि डिनर को डी को मैंने 6 बजे से पहले, और उसके बाद कुछ नहीं खाना है। 8 घंटे के बीच में या 9 घंटे के बीच में खाना है और 16 घंटे बिना खाए रहना है। वो जो 16 घंटे बिना खाए रह रहे हैं, तब बॉडी खाना ढूंढेगा, तो जहां ट्यूमर मिलेगा, जहां पे सिस्ट मिलेगा, जहां पे कैंसर ग्रोथ मिलेगा, बॉडी उसे तोड़ेगा, उसके अंदर अंदर से न्यूट्रिएंट निकालेगा, उसको यूटिलाइज करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो आप का ट्यूमर वगैरह टूट गया और कैंसर भी चला गया। इसे कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी। आप दिमाग में एक बात, अगर इस पूरे लेक्चर का एक ही बात आप लेना चाहते हैं, तो शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है आपको। उससे पहले खा लीजिए, पेट भर के खाइए, राइट। तो ये देखा गया है हमेशा कि वो लोग जो रात को खाते हैं, जैसे नाइट वर्कर है, रात को खाना पड़ता है, इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं, रात को खाना पड़ता है, वो दिन में सोते हैं, राइट। जो सोल्जर्स हैं जो रात को पहरा देते हैं, वो दिन में सोते हैं, वो रात को खाना खाते हैं। रात को खाने से बॉडी में कैंसर फैलता है, किडनी डिजीज बनती है, हार्ट डिजीज बनती है, मोटापा बनता है। ऐसे लोगों की मृत्यु जल्दी हो सकती है। कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, वो जॉब में है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, चलो कम ही जिएंगे मान लिया, लेकिन आप तो ठीक होना चाहते हैं, सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आए। तो आप एक नियम की, शाम के 6 बजे बाद कुछ भी नहीं खाना है, कोशिश करना है, जब तक हम ठीक नहीं हो जाते। आपके ठीक होने की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ेगी, बड़ी। इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। ये अपने आप में ये एक नोबल साइंस है। सर्केडियन डॉक्टर मेरी किताब है, वो किताब भी उस विश्वरूप.com/ebook से आप ले सकते हैं, या यहाँ से आप ले सकते हैं। तो उसमें हमने दिया है कि टाइम एज मेडिसिन। आप सिर्फ इतना करेंगे, जो भी आप खाना खाते हैं, मान लो डायबिटीज पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके, वो रोटी खाता है, वो ढोकला खाता है, डोसा खाता है, जो भी खाता है, उसको खाने के टाइमिंग को सिर्फ एक बात बता दें, घर जाने के बाद शाम के 6 बजे कुछ मत खाइए, उससे पहले सारा खा लीजिए। उसका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, उसकी दवाइयां कम होने लगेंगी, राइट। उसका मोटापा भी कम होने लगेगा, जहां जहां से मोटा है। एक ही नियम कि शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, उससे पहले खा लो, उसके बाद पानी पी सकते हैं कितना भी, अगले दिन फिर 8 बजे के बाद ही कुछ खाना है, राइट। तो 8 से 10 घंटे के ब्रैकेट में खाना है, और 12 से 14 या 16 घंटे के ब्रैकेट में नहीं खाना है। जब आप ऐसा करेंगे, तो पहला रूल तो फॉलो हो गया। आपकी जो बीमारियां हैं, बीमारी सिम्टम वाइज, सूजन वो कम होने लगेगी, आपकी भूख वो तेजी से बढ़ने लगेगी, आपका जो वेट है वो जहां जहां ज्यादा है वो कम होने लगेगा, आपका पेन है बॉडी का, 21 दिन में वो पेन में फर्क आने लगेगा। टाइम एज मेडिसिन, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कहीं भी किसी को भी लेने में कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो इसके ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आई मेड ए टूल आउट ऑफ इट, ताकि आप इसको जेब में रखेंगे और इसको बार बार देखेंगे तो याद आएगा। 6 ना सही 7 बजे तक खा लो। कभी कभी होता है कभी कि आउटसाइड कहीं डिनर पे चले गए, वो अलग बात है, बट जो घर पे तब तो कर ही सकते हैं, जो बीमार है वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो उनका तो प्रायोरिटी है कि हमें ठीक होना है। आपको याद रखना है, मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। जिस तरह से मान लो ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग म्यूजिशियन है, गिटार बजाने वाला, तबला बजाने वाला, पियानो बजाने वाला, सारे लोग बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन अगर आपस में तालमेल नहीं होगा तो वो म्यूजिक नहीं लगेगा, वो नॉइज लगेगा, है ना। ठीक उसी तरह से आपके ऑर्गन के बीच का जो तालमेल है उसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। वो तालमेल बैठता ही तब है जब आप सूर्य से पहले पहले खाना हजम कर लेते हैं, बैठता ही तब। इसकी और डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बुक पढ़ सकते हैं, कभी और एक क्लास होगी इसकी। तो सर्केडियन रिदम को जब तक ठीक नहीं करेंगे, बीमारी ठीक नहीं हो सकती। यही नोबल साइंस है, राइट। तो क्या खाना है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब खाना है और कब नहीं खाना है। टाइम एज मेडिसिन। अगले पे जाते हैं। नेक्स्ट 5 मेडिसिन की बात करूंगा। दूसरा है फूड एज मेडिसिन। टाइम में खाना है, और टाइम टाइम क्या है आपको बता दिया मैंने, लेकिन उसमें जो खाना है तो क्या खाएं, अगर ये भी जोड़ लें तो मामला और अच्छा हो जाएगा। फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोगों को डीआईपी डाइट ऑलरेडी पता है? काफी को पता है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में भी यही खाते हैं, यहाँ बताया भी होगा, इसलिए भी पता होगा। डीआईपी डाइट एक ऐसा डाइट है जिस डाइट को हमने 15 साल पहले बताया था, और 15 साल से लोग ले रहे हैं, उससे उनकी मोटापा कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, शुगर कम हो रहा है, उनके किडनी पेशेंट ठीक होने लग रहे हैं। इस पे कई सारे ट्रायल हुए हैं पूरे कई सारे देशों में। नेक्स्ट प्लीज। ये 15 साल पहले ये किताब आई थी, इसमें मैंने डायबिटीज के पेशेंट के पहले डीआईपी डाइट हमने देखा। लेकिन हुआ क्या कि डायबिटीज का पेशेंट जब डीआईपी डाइट लेता है, वो बोलता है कि मेरी आंखें भी ठीक होने लगी,
3 महीने में कैटरेक्ट ठीक हो गया। फिर कोई बोलता मेरा बीपी की गोली भी छूट गई, कोई बोलता मेरा वेट भी 10 केजी कम हो गया। तो हमने तब ये पाया कि ये डाइट कोई सिर्फ ब्लड शुगर के लिए नहीं है, कोई भी बीमारी में जब कोई इस डाइट पे रहता है तो बीमारी अपने आप ही ठीक होने लगती है। जब ये बात फैली तो देश के, इंडिया के आयुष मिनिस्ट्री, नेपाल के हेल्थ मिनिस्ट्री, मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी, अलग अलग देशों में लोगों ने बोला कि हम ट्रायल करके देखते हैं। तो ट्रायल के नतीजे नेक्स्ट प्लीज। ये भारत के भी ट्रायल हुआ, 2 साल ट्रायल चला, ये बहुत बड़ा ट्रायल। ये भारत के खुद के वेबसाइट में, क्लिनिकल ट्रायल की वेबसाइट में ये ट्रायल आपको मिल जाएगा। वो ट्रायल का ये सारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है। इसमें देखा कि हड्डियों की बीमारी में बड़ा तेजी से फर्क पड़ता है डीआईपी डाइट लेने से। अगला, ये नेपाल में ट्रायल किया गया, ये 7 दिन में ट्रायल किया, मोटापे पे, ब्लड प्रेशर पे और ब्लड शुगर पे। और उन्होंने पाया कि ब्लड शुगर, इसमें दवाइयां छोड़ना मजबूरी हो जाती है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर पे, और मोटे लोग पतले होने लगते हैं। ये ट्रायल का नतीजा आपके आंखों के सामने। अगला प्लीज। किडनी पेशेंट पे ट्रायल हुआ, ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ। ये ट्रायल हुआ कोलालमपुर मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी के साथ। तो उन्होंने देखा कि उनकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ गई। 25 दिन का ट्रायल था ये। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं सबूत दे रहा हूँ कि ये जो एक डाइट है जो आपके लाइफ में आपको यूज करना जितना हो सके। ये डाइट क्या है आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। अगला, इस डाइट में 3 ही स्टेप है। स्टेप 1, 12 बजे तक फलों पे रहना है। 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए, केले लीजिए, चीकू लीजिए, अंगूर लीजिए, सेब लीजिए, संतरा लीजिए। जितना फल चाहे आप खा सकते हैं, मीठे से मीठा फल खा सकते हैं, चाहे बेशक आप डायबिटीज के पेशेंट क्यों ना हो। हमने देखा है कि डायबिटीज के पेशेंट जब मीठे फल खाते हैं, खासतौर पे आम, उनका ब्लड शुगर एकदम से ठीक होने लगता है बड़ी तेजी से, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर। सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये शॉकिंग है, बट यही सत्य है। कई बार लोग बोलते हैं मैं तो 15 साल से डायबिटीज का पेशेंट हूँ, 15 साल से आम नहीं खाए, फल नहीं खाए, तो ठीक क्यों नहीं हो गए अगर इसी से बीमार पड़ते हैं तो? जबकि यही आपको ठीक करता है। 12 बजे तक आप सभी के लिए, हेल्दी लोगों के लिए भी फल पे रहना है। कितना फल खाना है? एक एस्टिमेट है कि बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 केजी इंटू 10, 700 हो गया ना, ग्राम कर दिया इसको, 700 ग्राम कम से कम इतना खाना है। मान लो किसी का वेट, किसी का उम्र 60 साल से ऊपर है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करता, उसने 500 ग्राम खाया, उससे पेट भर गया तो भी चलेगा। आपकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या खाना है वो, ये रोटी या ब्रेड या दलिया, ये सब कुछ नहीं। 12 बजे तक पेट भर के 1 बार, 2 बार, 4 बार में जितना है, लेकिन खाना सिर्फ फल है। सेकेंड स्टेप, लंच और डिनर जो भी आप करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाते हैं वही खाइए, लेकिन उससे पहले सलाद खा लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये दवा है। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी लीजिए, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, प्याज वगैरह, जो कि कच्चा खाया जा सके। कच्चा जो लोग नहीं खाना चाहते, दांत नहीं काम करते ठीक से या एसिडिटी हो जाती है, वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 इंटू 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। मतलब इतना खाना है सलाद की भाई, कम से कम 20 मिनट तक चबाता रहूंगा तब जाके पेट में जाएगा। ये दवा है। ये खाने के बाद आप खाइए जो खाना, रोटी सब्जी दाल चावल, भूख भी बढ़ेगी इससे, ये भी खाने का मजा आएगा। ये है स्टेप 2। लंच में ये करना, डिनर तो 6 बजे से पहले करना है, डिनर में भी यही करना है। अब आता है आखिरी स्टेप। 2 तरह की चीजों को छोड़िए, वो चीजें जो फैक्ट्री से निकल के आती हैं, पैक फूड एक्सेट्रा, नमकीन, चिप्स, बिस्किट छोड़ दीजिए। जो चीज जानवरों से निकल के आती है उनको भी छोड़ दीजिए, मैंने बताया भी था। और एज ए स्नैक्स पूरे दिन भर में खाना हो तो नट्स, वही 6 बजे से पहले पहले, स्प्राउट्स, फल 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 12 बजे तक ही खाना है, लेकिन 6 बजे के बाद नहीं। धूप में बैठिए 40 मिनट, 40 मिनट नहीं बैठ सकते तो 15 मिनट बैठिए। धूप पूरी तरह से नहीं बैठ सकते तो अपना टांग रख दीजिए धूप में, राइट, बाकी शेडो में बैठे। याद रखिए, धूप की जो लाइट है, अभी हम इस कमरे में जो लाइट है ना, इसे ये 300 लक्स लाइट बोलेंगे। अभी कमरे से बाहर जाएंगे, बाहर का जो लाइट है सनलाइट, वो 1,00,000 लक्स। एक बात याद रखिए, दिन में लाइट में रहना है आंखों को, और रात में डार्कनेस में रहना है। जब ऐसा करते हैं तो हार्मोनल बैलेंस मेंटेन होता है, हमारे ऑर्गन के बीच में हार्मनी आने लगती है, तो आपके जो किडनी की फंक्शनिंग है या लिवर की फंक्शनिंग है वो ठीक होने लगती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सनलाइट जरूर आपको रखना है। सनलाइट अगर नहीं कर सकते, धूप में जा सकते, खिड़की तो खोल के रखना है। खिड़की से जो लाइट बॉडी में पड़े, बॉडी में ना पड़े तो कमरे में पड़े, उसका बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट है। तो आप जो भी हॉस्पिटल में रूम में रह रहे हैं, कोशिश कीजिए कि खिड़की खुले रहे, शीशा बंद रहे बेशक, लेकिन लाइट आए अंदर। और शाम होने के बाद लाइट कम से कम। ये मोबाइल ज्यादा देखने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। रात को देखेंगे तो जितना भी देखने का काम है दिन में निपटा दीजिए उसको। अगला स्टेप, अगला, अर्थ एज मेडिसिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जीरो वोल्ट थेरेपी, आपका जो बेडशीट आपने देखा, आपने जो बेडशीट लगाया बेड में, याद रखिए हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। डॉक्टर सबसे पहले स्टेथोस्कोप से आपका हार्ट चेक करता है, वो क्या चेक करता है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग कितना कैसा काम कर रहा है वो चेक कर रहा है। पहली चीज यही चेक करता है ना, वो बोलता है हार्ट बीट चेक करता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चेक करता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेक होती है। अगर आपका कोई सांसें रोक दे तो भी आप 4 मिनट जिंदा रह सकते हैं, आपका ब्रेन के सेल 4 मिनट बाद मरना शुरू होंगे। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेल हो जाए, 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते, इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल फेलियर से 1 सेकंड में आप मर सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले तो 4 मिनट फिर भी जिंदा रह सकते हैं। तो आपकी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी है। यहाँ जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिख रहे हैं, ये सब में अर्थिंग हुई है कि नहीं हुई? आपके घर में अर्थिंग वाला तार होता है कि नहीं होता? क्योंकि उससे उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आयु लंबी होती है। इंसान को छोड़ के इस दुनिया में हर चीज की अर्थिंग होती है। जानवर सड़क पे घूमते हैं, जंगल में घूमते हैं, जूते तो पहनते नहीं है, अर्थिंग होती है। सिर्फ इंसान की अर्थिंग नहीं होती। हमने जूते पहने हुए हैं। एक भिखारी जिसके पास पैसे नहीं है, वो भी नंगे पैर घूमता है। इतना अभी देखिए सर्दी में हम इतने सारे कोट टोपी पहना हुआ है, तब भी हमें खांसी जुकाम लगता है। भिखारी को देखिए, खांसी जुकाम होता है क्या? कितना बीमार पड़ जाता है, कितना किडनी फेलियर हो जाती होगी, क्योंकि वो अर्थ से जुड़ा है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए एक, वो एक्सपेरिमेंट ये कि जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो जब जाते हैं दूसरे देश में तो जेट लैग होता है। जेट लैग समझते हैं? यहाँ पे अभी दिन है तो वहां पे अभी रात है ना, तो जब वहां जाएंगे, वहां जब रात होगी तो यहाँ दिन हो रहा है, तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो बॉडी क्लॉक है वो यहाँ के हिसाब से सेट है। और कई कई दिन तक ऐसे ही होगा, और जब वहां पे दिन होगा तो यहाँ रात हो रहा होगा, तब नींद आएगी। इसे कहते हैं जेट लैग, राइट? तो इसका एक उदाहरण अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, मान लो ये मोबाइल है, ये अभी फ्लाइट मोड पे है। फ्लाइट मोड पे लेके मैं मोबाइल लेके चढ़ गया भारत में एयरपोर्ट, हवाई जहाज में, और हवाई जहाज लैंड करती है यूएस में। और मैं जब टाइम देखूंगा यहाँ पे फ्लाइट मोड पे, तो कौन सा टाइम दिखाएगा? ये भारत का दिखाएगा, यूएस का दिखाएगा? इंडिया का दिखाएगा ना। फ्लाइट मोड में हटाता नहीं हूँ, 10 दिन बाद टाइम देखता हूँ तो कौन सा टाइम दिखाएगा? तब भी इंडिया का दिखाएगा। अगर मैं चाहता हूँ यूएस का टाइम दिखाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मोबाइल को वहां के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने की कितनी देर बाद ये वहां का टाइम दिखाना शुरू करेगा? 1 मिनट बाद। तो जिस तरह से आपको पता है कि मोबाइल को भी वहां के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना, तभी ये वहां का टाइम वगैरह दिखाएगा, वहां का वेदर सब कुछ दिखाएगा। ठीक उसी तरह से आप भी जब किसी भी देश, किसी भी शहर जाते हैं, भारत में ही क्यों, आप जूते चप्पल उतारिए और जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले, आपने जैसे वहां की धरती को छुआ, आपकी बॉडी की जो बॉडी क्लॉक है वहां के हिसाब से रीसेट होगी। 40 मिनट लगेंगे इसमें रीसेटिंग में बॉडी के लिए। मोबाइल के लिए हो सकता है 40 सेकंड ही लगते हो, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी वहां के जियो मैग्नेटिक को फॉलो करेगी और आपकी नींद, आपकी हार्मोन बैलेंस अकॉर्डिंगली हो जाएगी। ये है जीरो वोल्ट थेरेपी, अर्थ थेरेपी, क्योंकि हम जूते पहनते हैं, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बहुत मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो सकती है। हम ये देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स, खास तौर पे वो पेशेंट्स, जो पेशेंट्स हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि रेल में सफर कर रहे हैं, और रेल में सफर करते हुए वो अचानक उनके बॉडी में पेन हो गया, और वो हमारे हेल्पलाइन फोन करते हैं। क्या करें, दवाई नहीं है, क्या करें? दवाई तो हम मना ही करते हैं, हम बोलते हैं रेल जो ट्रेन के लोहे को पकड़ लो। ट्रेन की का पहिया क्या लोहे का होता है, पटरी लोहे की होती है, फास्टनर वो भी लोहे का होता है, तो वो अर्थिंग से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है। और ऐसा जब 20 से 40 मिनट पकड़ के रहता है, तो वो जो दर्द है बॉडी में वो कम होने लगता है। याद रखिए, जिस तरह से छोटा बच्चा जैसे माँ की गोद में जाता है, रोना बंद हो जाता है ना उसका, है ना, किसी और की गोद में नहीं बंद होगा। ठीक उसी तरह से जैसे आप धरती माँ की गोद में जाएंगे, राइट, आपका दर्द कम होने लगेगा। ये साइंस है, ये साइंस डॉक्टर नहीं समझेगा, इंजीनियर समझेगा, वोल्ट मीटर जिसके पास है, राइट? इस साइंस के ऊपर ये किताब है, वोल्ट क्योर एट द रेट जीरो वोल्ट। तो ये दवा है। जिस तरह से न्यूट्रिशन की जरूरत है ना आपको, विटामिन मिनरल, एक चीज की और जरूरत है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही डोनर है, वो है अर्थ। जैसे धरती को छूते हैं, बॉडी में इलेक्ट्रॉन आती है, बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगी तो करीब 1 मिनट के अंदर आपका बॉडी का वोल्टेज शून्य हो जाता है।
शून्य वोल्टेज में इम्यूनिटी सबसे अच्छी काम करती है और आपकी बीमारी ठीक होने लगती है। ये सिंपल साइंस है, ये कोई मेरा बनाया हुआ साइंस नहीं है, पहले से ही है ये। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये जो साइंस है ये आप यूज करेंगे चाहे घर पे या यहाँ पे, आप ठीक होने लगेंगे। तो ये है हमारी एक तरह की दवा। मेडिसिन का डेफिनेशन क्या है? मेडिसिन का मतलब कोई केमिकल, कोई ड्रग, कोई सर्जरी। डिक्शनरी मेडिसिन का मतलब है मेडिसिन वो जिससे बीमारी या तो प्रिवेंट होती हो या ठीक हो जाती हो, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो धरती क्यों ना हो। धरती को छूना भी दवाई है। धरती को छू के हम कितनी देर धरती में छुएंगे? इसीलिए हमने 0 वोल्ट बेडशीट बना दिया, उसमें तार लगा दिए, वो तार जमीन में गाड़ दिया। जिस तरह से ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अर्थ किया हुआ है वैसे ही आपको धरती से हमने कनेक्ट कर दिया। तो घर जाने के बाद भी इसको ऐसे ही करते रहना है। जो हेल्दी है वो उनको भी करना है। जो छोटे बच्चे होते हैं जो पैदा अभी हुए हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। बाकी जानवर के बच्चे जो पैदा होते हैं सीधे धरती पे गिराते हैं, और इंसान का बच्चा पता नहीं 1 साल 1.5 साल बाद पहली बार धरती को छू पाता होगा। तो ये जो गैप है इससे इंसान का बच्चा देखते हैं आप कितना कमजोर, कितना मतलब ऐसा होता है कि उसको कितनी केयर की जरूरत है। हाँ, क्योंकि जो धरती ताकत मिलनी थी वो ताकत तो मिली नहीं ना उसको। तो कई बार जो नए माता पिता है वो धरती को, यार तो गंदा हो जाएगा बच्चा, अगर ऐसा डर है भी तो 0 वोल्ट बेडशीट हमने बनाया है बच्चों के लिए, अलग बनाया है ताकि वो सॉफ्ट हो। राइट, वो आप भी बना सकते हैं घर पे। तो ये महत्व है कि जब तक आप धरती से जुड़ेंगे नहीं तब तक आप पूरी तरह से ठीक होंगे नहीं। राइट, तो अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगला 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 है, ग्रेविटी एज मेडिसिन, जो अब मैंने अभी आपको बताया। राइट, जो भी असली किडनी के पेशेंट्स हैं, असली किडनी के पेशेंट मतलब याद रखिए, अगर आपके स्वेलिंग है, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पैरों में स्वेलिंग है, तो आप असली किडनी के पेशेंट हैं। यूरिन आउटपुट पूरे दिन भर में 500 ml से कम है, असली किडनी के पेशेंट है। बीपी 200 से ज्यादा है, 200/100, असली किडनी के पेशेंट है। तो जब आप असली किडनी के पेशेंट हैं तो आपको क्या करना है? आपको ग्रेविटी एज मेडिसिन यूज करना है। ग्रेविटी, जब आप ऐसे बैठे हैं जैसे अभी बैठे थे, तो ग्रेविटी ब्लड को खींच रही है, आपके फ्लूइड को खींच रही है, आपके पैर सूजेंगे। तो आपने ग्रेविटी को काउंटर किया, आपने अपने पोस्चर को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो अब उतनी जल्दी पुल अप नहीं होगा फ्लूइड, ये आपको समझना होगा, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी एज मेडिसिन। इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं ये किताब, इसमें ये जब आप हॉट वाटर इमर्शन में आप जाते हैं, इसमें बैठते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पड़ ही रहा है, और पानी का प्रेशर भी जब बॉडी में पड़ता है और गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर पड़ता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाता है, और बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रेटिनिन है, एक्स्ट्रा यूरिया है, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है, बॉडी के अंदर ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा मात्रा में है, बॉडी उसे स्किन के रास्ते बाहर फेंकना शुरू कर देती है। और उससे ऐसा करने से, बार बार करने से एक टाइम आता है कि जब आपका सूजन होना बंद हो जाता है, आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर घट जाता है और आप ठीक हो जाते हैं, ठीक होने लगते हैं। यहाँ एक बहुत ही मुख्य बात, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि 2 घंटा इसमें बैठ नहीं पाते हैं, उनमें दिक्कत आती है हमें। तो हम बोलते हैं चलो ऐसा करो 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को, अच्छा ऐसा करो 40 मिनट सुबह 40 मिनट शाम को। तो आप ये मानिए, अभी बात हो रही थी कुणाल से, कुणाल कहाँ बैठे? कुणाल, संजय उधर बैठे हैं। अभी बात हो रही थी कि वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मैंने पूछा कितनी देर वो हॉट वाटर में बैठते हैं? 20 मिनट बैठते हैं। 20 मिनट से बात बनेगी नहीं, कम से कम 2 घंटे बैठे, लेकिन 2 घंटे बैठ नहीं पाते क्योंकि सांसें फूल जाती है। तो टुकड़ों में बैठो, दिन में 3 बार बैठो, जब सांसें फूल जाए तो उठ के बाहर आना है। राइट, लेकिन आप 2-3 बार जब बैठेंगे तो ये हॉट वाटर इमर्शन से आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन है, एक्स्ट्रा यूरिया है, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है, वो बाहर निकलने लगेगा। और ऐसे जब बार बार बैठेंगे बाद कई दिनों तक, तो धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। ये इसका प्रिंसिपल है, लेकिन 2 घंटा हम मानते हैं उसको। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100, 170/100 से नीचे है, साथ में हेड डाउन टिल्ट भी करना है। हेड डाउन टिल्ट भी 2 घंटे करना है। इकट्ठा नहीं कर सकते तो आधा घंटा किया, अगले दिन थोड़ा टाइम बढ़ाया, दिन में 2 बार कर लिया। खाली पेट करना होता है इस दोनों चीज। जब ये करेंगे खासतौर पे हॉट वाटर इमर्शन, तो आप पाएंगे आपका बॉडी का वेट भी हर बार कम होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जब करेंगे तो आपका क्रेटिनिन, आपका यूरिया, आपका यूरिक एसिड कहाँ से बाहर निकलेगा? रास्ता कौन सा चुना है? स्किन से निकलेगा ना, स्किन से बाहर निकलेगा। अब जब स्किन से बाहर निकलेगा तो सारी जो क्रेटिनिन है बॉडी की, वो स्किन के पीछे छुप गया, अभी बाहर निकलने को तैयार है। ऐसे में जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे
तो क्रेटिनिन कई बार क्या दिखाएगा ब्लड में, हाई। क्यों? ब्लड कहां से ले रहे हैं? स्किन से ले रहे हैं ना, और स्किन के पीछे क्या छुपा हुआ है? क्रेटिनिन, यूरिया, क्योंकि वही चीज बाहर निकालने के लिए आपने ये पूरा बंदोबस्त किया। तो हमारे पेशेंट्स में पहले कुछ दिनों में क्रेटिनिन घटने की जगह और बढ़ जाता है। तो ऐसे में घबराना नहीं है। वो बढ़ने का कारण सिर्फ इतना है कि क्रेटिनिन सारा निकलने का रास्ता तो पहले पेशाब से निकलता था, लेकिन वो जब किडनी काम करती थी, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, तो बॉडी ने रास्ता चेंज किया, स्किन को एज ए किडनी माना, थर्ड किडनी, और स्किन के रास्ते क्रेटिनिन को बॉडी से बाहर भेजना शुरू किया। ऐसे में स्किन से जब ब्लड पूल करेंगे, उस ब्लड में क्रेटिनिन की वैल्यू थोड़ी हाई दिखेगी, यूरिया हाई दिखेगा, आप घबरा जाएंगे क्या हो गया। तो अगर आपको ये पता करना है कि वाकई में आप ठीक हो रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? फिर उसका एक ही तरीका है, क्या मेरे सिम्टम पहले से बेटर हो रहे हैं? कल जितनी सूजन हुई थी आज उससे कम सूजन है? कल जितनी मेरी एनर्जी थी आज उससे ज्यादा एनर्जी है क्या? कल जितना ब्लड प्रेशर उससे कम ब्लड प्रेशर है क्या? तो आपके अगर आपके जो सिम्टम्स कम हो रहे हैं तो मान लीजिए आप ठीक हो रहे हैं, सिम्टम अगर कम नहीं हो रहे मान लीजिए आप ठीक नहीं हो रहे। इस पैरामीटर को रखिए। लेकिन क्रिएटिनिन का रास्ता हमने चेंज कर दिया, किडनी से बाहर नहीं जा रहा था तो स्किन से रास्ते से बाहर गया, तो ऐसे में स्किन से जब ब्लड लेंगे तो उसमें क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ा हुआ आ सकता है शुरू शुरू में। लेकिन जब ये करते रहते हैं तो एक टाइम आएगा कि जो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन है बॉडी का वो निकल ही जाएगा। अब आप ब्लड जब निकालेंगे मान लो आज से 1 महीने बाद, तो उसका क्रिएटिनिन कम दिखाई देगा। तो क्रिएटिनिन पहले बढ़ा दिखाई देगा फिर कम दिखाई देगा, लेकिन सिम्टम लगातार कम होने चाहिए पहले दिन से। कल जैसी हालत थी उससे एक दिन बाद हालत थोड़ी सी अगर 10% भी इंप्रूवमेंट है, हालत मतलब आपका स्वेलिंग, हालत मतलब आपकी एनर्जी लेवल, हालत मतलब आपकी ब्रेथलेसनेस, हालत मतलब आपका ब्लड प्रेशर, राइट, हालत मतलब कि आपकी बॉडी में इचिंग है तो इचिंग कम, हालत मतलब आपका पेशाब पूरे 24 घंटे में थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए। याद रखिए जब आप हॉट वाटर में बैठते हैं तो आप बाहर निकलते हैं तो आपका वेट भी घटता है, 500 ग्राम, कभी 1 किलो। वो क्या है? वही जो स्किन के रास्ते बाहर निकला वही तो है, राइट। तो जो लोग सिर्फ क्रिएटिनिन को लेकर परेशान है, जैसे कि उनमें से एक आप भी हैं, तो एहतियातन आपको क्या करना चाहिए? ये पांचों मेडिसिन, जो पांचवा मेडिसिन है नेक्स्ट, हीट एज मेडिसिन। एक्चुअली जो हॉट वाटर इमर्शन में 2 चीज यूज किया ना, एक तो लिया पानी का प्रेशर और दूसरा हीट। हीट और पानी, राइट, हीट और प्रेशर, ग्रेविटी दोनों मिलके आपके लिए दवाई की तरह काम करती है। तो मान लो जैसे मैं आपकी जगह होता तो ये 5 मेडिसिन कि घर में 0 वोल्ट बेडशीट लगा दिया, नंबर 1, DIP डाइट में रहे, नंबर 2 शाम के 6 बजे से पहले डिनर कर ले, नंबर 3 और रोज अपने घर में हॉट वाटर इमर्शन का टब बना दिया और उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर पानी में 2 घंटा नासी 1 घंटे के लिए बैठे। तो जो इस तरह से अगर घर पे करने लग जाए तो आप ठीक होने लगेंगे। इसकी ताकत कितनी है? पैरालिसिस भी ठीक हो सकता है, बॉडी में जहाँ सर्कुलेशन नहीं है वो ठीक हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी वो ठीक हो सकता है। क्या क्या ठीक हो सकता है इसका मैं एक नमूना दूंगा, उसके बाद इसको मैं इंक्लूड करूंगा। विल्मा रुडोल्फ, 12 साल की उम्र तक उसके एक पैर, राइट पैर में पोलियो था। 1960 की बात है, 12 साल तक पोलियो था तो चल नहीं सकती वो तो, दौड़ना की बात दूर। तब किसी ने उसको बता दी उसकी मम्मी को कि भाई पैर को गर्म पानी में डुबो के रखो और गर्म पानी में बड़ी ताकत होती है, पैर ठीक हो जाएगा। उसकी मम्मी ने ऐसा ही किया और 12 साल की उम्र तक जो चल नहीं सकती थी, 20 साल की उम्र पे उसने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के 3 नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक वीडियो उसका आपको दिखाता हूँ समझाने के लिए।
ये है कमाल हॉट वाटर इमर्शन का, राइट। तो एक लड़की जो पैरालिसिस था, पैरालिसिस से लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीतना, 3 गोल्ड मेडल, इतिहास से ये जो एग्जाम्पल है कोई हटा नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इस टेक्निक के पहुंचने से बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है, बहुत की दुकानें बंद हो सकती है, राइट। हमारे पेशेंट्स, आप जैसे पेशेंट जब घर जाते हैं तो वो कैसे घर में अपना हॉट वाटर इमर्शन बनाते हैं, इस वीडियो के साथ मैं इसको कंक्लूड करूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है, आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। कैसे हमारे पेशेंट करते हैं, अगला वीडियो नेक्स्ट। यहीं पे एडमिट थे, घर गए, समझ लिया, और ये ड्रम में पानी भरा, 40 डिग्री टेम्परेचर का इसमें पानी भरा हुआ है। जब पानी ठंडा होता है तो यहाँ से खुद ही डालती रहती है। तो डायलिसिस छुड़वाने के लिए घर पे ही इन्होंने जुगाड़ किया, आप देख रहे हैं। दिमाग की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं अपने आप को ठीक करने के लिए। और इस तरह से इन्होंने अपने फ्रिज के दरवाजे को तोड़ दिया, निकाल दिया, और इसी को हॉट वाटर इमर्शन टब बना लिया और गर्म पानी में बैठ गए। ये यहाँ पहले आए थे, फिर इन्होंने खुद ही अपने आप को ठीक करने का तरीका ढूंढा। इन्होंने अपने ही बाथरूम में एक दीवार लगा दिया, वो गर्म पानी तो आता ही गीजर से। ये तो इंजीनियर है, इन्होंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया। टेम्परेचर 40 डिग्री पे आएगा, उतना ही मेंटेन होगा। इंजीनियर है, पोर्टेबल बना दिया, और इससे किस तरह से लोग ठीक हों ये आप देख रहे हैं, राइट। तो लोगों ने अपना अपना तरीका निकाला इस टेक्निक को अपने घर में। इन्होंने एक टीवी भी लगा दिया, 2 घंटे बैठ के बोर होंगे तो क्यों ना टीवी देखा जाए, राइट। आप देख रहे हैं। तो इस तरह से इनके घर में जगह नहीं थी तो बाहर ही इन्होंने बना दिया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डायलिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह जुगाड़ करके अपने आप को पूरी तरह से आजाद कर दें, डायलिसिस से भी, किडनी फेलियर से भी, डॉक्टरों के चक्कर से भी, दवाइयों से भी। सिंटेक्स का टैंक तोड़ के काट के उन्होंने उसका हॉट वाटर बनाया। इन्होंने तो खैर अमेजन से खरीद लिया, एक थर्मोस्टेट लिया और एक बाथ टब खरीदा, उसी से अपना जुगाड़ बना लिया, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये एक टाइम पे क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट थे, एक टाइम पे डायलिसिस पे जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अपने घर पे ऐसे करके अपने आप को ठीक किया और पूरी तरह से आज़ादी पाई डायलिसिस से। ये सिंटेक्स के टैंक को काट के इन्होंने टब बना दी अपनी वाइफ के लिए, और एक चेयर भी लगा दी अंदर ताकि बैठने में कोई कठिनाई ना हो। आप देख रहे हैं किस तरह से किया है। मतलब अगर आप सोचते हैं आप कर नहीं सकते तो कर सकते हैं। इनके पास ना तो पैसा था, ना जगह थी, ना पैसा था, ना घर के अंदर जगह थी, तो घर के बाहर ही गड्ढा खोद के पॉलिथीन लगा के इन्होंने ये जुगाड़ कर लिया। इन्होंने देखिए पॉलिथीन से एक फ्रेम बना के 2-2 हीटर लगा के भी जुगाड़ किया, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये असली वाले पेशेंट हैं, वो पेशेंट हैं जिन्होंने कभी यहाँ भर्ती थे, फिर उन्होंने घर जाके, अजमेर का ये बच्चा है 17-18 साल का, और जो किडनी डायलिसिस पे था, हफ्ते में 2 दिन अब डायलिसिस फ्री हो चुका है। इस तरह के जुगाड़ में जो इन्होंने, इनके पिताजी ने घर पे ही बनाया, आप देख रहे हैं इसको। तो ये सारी चीजें कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा नहीं करना है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक किया, जब ठीक हो गया तो ये करना बंद कर दिया। हाँ, DIP डाइट पे रहना है, टाइम एज मेडिसिन का पालन करना है, 0 वोल्ट थेरेपी करना है। ये तीनों चीज तो साल भर जिंदगी भर कभी किया ही जा सकता है, उसको नुकसान नहीं है, सभी को करना चाहिए, वो मैं भी करता हूँ। तो खैर, मैं यहीं पे इसको कंक्लूड करता हूँ कि इसको अपने जीवन में अगर आप डालेंगे तो आप देखेंगे बीमारी अगर है तो चली जाएगी, और नहीं है तो कभी नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपका अगला समय हो रहा होगा। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए नहीं उसको कैंसर है, 8 महीने से जैसे आपने कहा पेट स्कैन हाँ, नुकसानदायक है। पेट स्कैन के अलावा फिर मान लीजिए कैंसर को जांचने का पेट स्कैन भी जांचने का तरीका नहीं है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से अगर मेरे पास कॉइन हो, आप पूछें कैंसर है कि नहीं, मैं बोला रुकिए रुकिए, कॉइन से बोलते हेड आया तो कैंसर है, टेल आया तो कैंसर नहीं है। जितना रिलायबल कॉइन है उतना रिलायबल पेट स्कैन है। कॉइन से कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन उस पेट स्कैन से आपको कैंसर नहीं भी है तो बन रहा है। तो पेट स्कैन से नहीं पता चलता कैंसर है कि नहीं है। नहीं सर, मैं दूसरा पूछ रहा था कि आपने कैसे मान इसका पता किया जाए कि कैंसर नहीं तरीका कोई, साइंस अभी तक वहां पहुंची नहीं है, कोई तरीका है ही नहीं अभी तक, पता नहीं कर सकते। हाँ, आपको दर्द हो रहा है, वो जख्म भर नहीं रहा है, तो उसी को कैंसर मान लीजिए, और तरीका है नहीं, फिलहाल नहीं है। फिलहाल तो ये पेट स्कैन है जो कि तरीका डाल दिया गया है, जबकि वो एक कॉइन टॉस से ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्लियरली नहीं है। जबकि पेट स्कैन का नुकसान है वो तो क्लियर है। दूसरा यह है कि जब बायोप्सी आपने बोला है और बायोप्सी नहीं करवाएं तो कैसे पता चलेगा कि क्या बायोप्सी के लिए भी मैंने यही बोला है,
बायोप्सी के लिए मैंने बोला है, वो ट्रायल मैंने इस किताब में डाला है, इस वाले में। बायोप्सी रिलायबल नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अभी तक ये उतने ही रिलायबल है जितना कॉइन टॉस। लूडो खेलते थे ना आप, मैंने दिमाग बिठा लिया कि जो भी पेशेंट आते, अगर उसका छक्का आएगा उसके नाम पे 6 आएगा तो मैं बोल दूंगा आप कैंसर पेशेंट है। उतने ही रिलायबल है। ये जो सवाल है पेशेंट का, ये आप सबका भी यही सवाल हो सकता है कि तो कैसे पता करें। अरे जब नहीं पता चल रहा तो आप ज्योतिषी के पास चले जाओ, कम से कम आपको नुकसान नहीं करेगा, पैसा ही लेगा, राइट। पंडित के पास चले जाओ। पंडित ज्योतिषी के पास क्यों नहीं जाते आप? क्या आंसर है, आप बताइए क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो जो बताएगा वो तुक्का होगा, यही ना कारण? ये भी तुक्का है भाई। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैंने एविडेंस दिए हुए हैं, ये एविडेंस लेके आप इसको भंगा लिए थोड़ा सा। ये भी तुक्का है। फर्क ये है कि पंडित के पास जाएंगे तो सिर्फ पैसा जाएगा, और अगर बायोप्सी कराएंगे तो पैसा तो जाएगा, बायोप्सी का जो भी जाता है, लेकिन उससे उसके अलावा आपकी जान भी जाएगी। तो सर भी कोई अल्टरनेट तो नहीं है? अल्टरनेट है, ज्योतिषी के पास जाओ, पंडित के पास जाओ। पंडित के पास से नहीं होगा? नहीं होगा, ये पता है ना। जितना पंडित के पास जाने से नहीं होगा, उतना ही बायोप्सी उससे ज्यादा नहीं होगा। कैसे पता करे? जो सिम्टम है, वो सिम्टम अगर धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो इंसान ठीक हो रहा है, वो सिम्टम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो इंसान खराब हो रहा है। यही चीज आपके हाथ में है। इसीलिए भगवान ने आपके अंदर ही डायग्नोस्टिक बनाया है, सिम्टम खत्म हो तो आप ठीक हो। अब 5 दिन से यहाँ जो एडमिट किया हुआ है, आपके ऑब्जर्वेशन में है, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है, तो अभी उनको वॉमिटिंग हो रही है, मान ली उसको खाना पीना नहीं पच रहा है, तो बॉडी काफी वीक हो गई, उसके लिए भी कोई मान ली वो तो हम देख ही रहे हैं ना, तभी तो एडमिट है। मैडम लगता और मंजीत जी, हाँ, वही हम देख रहे हैं। लेकिन जो भी हम देख रहे हैं ना, वो जो 5 प्रिंसिपल बताए उसकी के इर्द गिर्द देख रहे हैं। जो 5 अभी हम बताए मेडिसिन, उन्हीं के इर्द गिर्द देख रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है, मैं अभी तक लीवर लेके डिस्कस नहीं सुना हूँ। हाँ, लीवर, और जो लोग लीवर के पेशेंट हैं, जहां जहां मैंने मैं लीवर जहां जहां किडनी वर्ड बोला वहां लीवर घुसा दीजिए। लीवर में बॉडी में पानी जमता है, पेट में पानी जमता है, सेम ही चीज है। पैरों में सूजन होती है, सेम चीज है, अलग अलग नहीं है। लीवर के पेशेंट को भी प्रोटोकॉल हमारा एग्जैक्ट सेम है, सेम प्रोटोकॉल है। एक बात आप समझिए कि जब मान लो आपका ब्लड प्रेशर है, वो हार्ट की दिक्कत है कि किडनी की दिक्कत है कि लंग की दिक्कत है? आपको हैरानी होगी कि फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर को बॉडी में कितना होना चाहिए, वो लंग, ब्रेन, हार्ट और किडनी, ये चारों मिलकर तय करते हैं। तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कोई किडनी की प्रॉब्लम है ऐसा जरूर नहीं है, या हार्ट की प्रॉब्लम जरूर नहीं है, वो लंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो ब्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए हम किसी ऑर्गन को ना देख के आपके सिम्टम को देखते हैं, सिम्टम को आधार बनाते हैं। सिम्टम ये है कि बॉडी में पानी जमना खत्म हो जाए तो आप ठीक हो गए। इतना ही दिमाग में रखिए। उसको एक नाम देंगे, ये किडनी का डिजीज है, लिवर का डिजीज है, ये कैंसर है, अब आप उलझ जाएंगे। यही मैं समझा रहा था। मैं आपके हॉस्पिटल में आके बैठ के जब तक मेरा चेंज नहीं हो रहा, मैं नहीं जा रहा, यही थे। रहिए रहिए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप ठीक हो जाए, हमारी कोशिश यही है, उसके तरीके यही हैं। ये बेटा है उसका क्रेटिनिन कम होगा, तो क्या हम ये वाटर वाटर यूज कर सकते हैं? ये हाँ, मैंने हाँ, 0 वोल्ट बेडशीट, DIP डाइट प्लस हॉट वाटर इमर्शन 1 घंटा, और टाइम इज मेडिसिन। शाम के 6-7 बजे कुछ मत खाओ, ओके, यही करना है।